का उन्होंने सफाया किया। तो इस तरह से फरीदाबाद और हरियाणा के कई जिलों में शांति आई, और कई सारे ऐसी गतिविधियां की जो कि अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ थी। जो नशे का कारोबार करने वाले नेताओं के गैंग पर भी अंकुश लगाया, और कई सारे ऐसे काम किए जिससे कि क्षेत्र में इनका वो एक हैं? व्यापक समर्थन और जनाधार रहा, बढ़ा। और कुछ चीजें ऐसी भी रहीं कि जो इनके मन में कसकती रहीं, तो इन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया सन 2014 जनवरी में। और फिर तब से आज तक ये लोक स्वराज अभियान के नाम से गांव गांव में और हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में गांव के जो अधिकार हैं और गांव वालों के जो अधिकार हैं, ग्राम सभा के जो अधिकार हैं, उसको लेकर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। और एक बहुत बड़े लक्ष्य के साथ, एक बहुत बड़े हृदय के साथ पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। वर्धा शिविर में मिले थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ एक समझदार व्यक्ति हैं। तो जो हमारा ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है, उसके साथ मिलके हम उनके साथ मिलकर इसको पूरे देश में पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ ये जो ग्राम सभा और जो मोहल्ला सभा को जो अधिकार मिले हैं, अ, उनको उन अधिकारों को आम जनता और जो हमारे नव नेतृत्व है, उसको इससे अवगत कराया जाएगा, ताकि जितनी ज्यादा जागरूकता फैलेगी तो उतना ही कुशलता से और उतना ही प्रभावी तरीके से इसका जमीन पर क्रियान्वयन हो सके, और जागरूकता फैलने से लोग जागरूक हों और ग्राम सभा और मोहल्ला सभा की महत्ता बढ़े। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में भाई कमलानंद जी हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई कमलानंद जी से कि वो आईपीएस से रणधीर शर्मा जी का स्वागत करें, और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। भाई कमलानंद जी। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। भाई साहब से बड़ा अच्छा लगा इनका आईएएस का सुनकर, ये आईपीएस का सुनकर। आपका आर्मी का भी बैकग्राउंड रहा है, बहुत अच्छा है। मैं एक चीज केवल जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप ग्राम स्वराज पे और इस पे इतना काम कर रहे हैं, तो आइए मिलकर ये जो उत्तराखंड में अभी लगभग 40 से 50% निर्विरोध प्रधान आ रहे हैं। अपना जो प्रतिदिन 6 बजे प्रोग्राम होता है उत्तराखंड का, उसमें दरमोड़ा जी और लोगों ने खबर दिया कि 40 से 50%, अब ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी घटना हो रही है, जिसमें लोग चूंकि ऊब गए हैं, चुनाव चुनाव दारू, चुनाव दारू, चुनाव दारू, नेतागिरी। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, अच्छे लोग आ रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है अपने रिटायर, वो भी गांव के निर्विरोध आ गए हैं, पुलिस वाले भी आ गए हैं। तो और भी कई पढ़े लिखे बहुत सारे लोग आए हैं। अब ये एक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि लोग चूंकि उब गए हैं, इसलिए ये ट्रेंड। अब दूसरा पॉइंट बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो निर्विरोध आए हैं, अगर उनको अपन सलाहकार सेवा दे, ये जो नेतृत्वशाला 29 विषय, ग्राम स्वराज, धंधे बढ़ाने का धंधा, और खाली पड़े संसाधन जो बहुत सारे पड़े हुए हैं, खाली 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 खाली। फिर मंत्री एमएलए ये ग्राम सभा को कुछ जान मानते नहीं, लेकिन उतने ही आप देखेंगे ये जो ग्राम विकास अधिकारी है, पंचायत राज अधिकारी है, और ये भी नहीं मानते। तो इनकी क्षमता वर्धन अगर होगी प्रधान जी की, वार्ड की, तो ये अधिकारों के साथ में अपना जो एक ग्राम स्वराज और स्वायत्त शासन का है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें एक टीम बनाकर ग्राम स्वराज के लिए सलाहकार सेवा, तो उसमें जो सरकारी फंड है वो तो खैर अपने जगह चल ही रहे, उसमें ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, एडीओ, सीडीओ सब लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जो उद्यमिता बढ़ाना है गांव में, प्राइवेट उद्यमिता, वाइबल इन्वेस्टमेंट, तो बड़ी खुशी होगी इस पर चर्चा करें। भाई साहब को मिशन डायरेक्टर के रूप में ग्राम स्वराज के लिए ले, वॉलेंटियर्स ले। और शर्मा जी का जो अनुभव है मुझे बड़ा अच्छा लगा, आर्मी भी है, आईपीएस भी है, और आपने वो मैंने देखा वीडियो भी 2-3 मिनट का जो है। तो आइए मिलकर एक नई हवा को फूकनी दे,
आजकल हमारा जो जोर चल रहा है वो है, भैया तुम ज्यादा मत करो, फूकनी का इस्तेमाल करो। चिंगारी है तो वो आपके केवल फूकनी से ही भड़क जाएगी। तो बहुत अच्छा लोग है, बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं अमेरिका से भी, इससे भी, उससे भी। तो ये सलाहकार सेवा, ग्राम स्वराज की सलाहकार सेवा, विशेषकर जो प्रधान अपने यहाँ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मगर वो गाइडेंस देने वाले तो वही बीडीओ, एडीओ, ग्राम विकास अधिकारी है। तो उनसे हटकर नेतृत्वशाला। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। और अपन चाहेंगे कि इस पे गति कैसे बढ़े, इस पर अपन जोर दे और सबकी क्षमता का इस्तेमाल हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः प्रणाम, नमस्ते। अ, धन्यवाद भाई कमलानंद जी। मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय आईपीएस श्री रणवीर शर्मा जी से कि अब आएं और अपने विषय पर वक्तव्य रखें। उनके पास लगभग 40 मिनट का समय होगा और इसके बाद हमारे साथी जो हैं उस पर प्रश्न रखेंगे। आदरणीय शर्मा जी। सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ नमस्कार। आप इस नेतृत्वशाला में आए और जो भी एक्सपीरियंस है उसको हमें शेयर करें। और आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री टावरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो मुझे अपनापन दिया, और अब मैं इस विषय को धीरे धीरे आपके सामने रख रहा हूं। आप उस पे जो भी बात होगी, एक बार मैं पहले आपको बता देता हूं कि नौकरी, आईपीएस की नौकरी करते करते मुझे प्रशासन की जो बारीकियां थी, प्रशासन का जो भ्रष्टाचार था, राज करने की, नियमों की पालन करने का था, और उस समझ जब बढ़ी तो मुझे देखा कि भाई जो नेता है बड़ी तरीके से वो हमारे अंदर सबजबाज दिखाता है, गजब की झूठ बोलता है अपनी पार्टी के लिए, अपने के लिए, या अपने, ऐसे सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं किस तरीके से लोगों को अपने बाड़े में, जाति में, धर्म में, भाषा में, क्षेत्र में घेर लेता है कि उसमें उसको स्टील प्रूफ बना देता है, वहां से निकल ही नहीं पाता। और उनके मन में एक ऐसा डर और भय पैदा कर सकते हैं कि भी इस नेता के सिवाय हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, हमें इसका कहना मानना ही पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था, मतलब महकमे में रहते रहते, नौकरी करते करते खूब समझ आ गई थी कि ये गजब की झूठ बोलता है। और झूठ बोलने के साथ साथ एक काम और साथ में करता है, वो गजब की फूट डालता है लोगों के बीच में, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, अपनी नेतागिरी, अपनी चौधराहट को चमकाने के लिए। ये भी समझ में आ गया हमें कि यार हम इतनी किताबें पढ़ करके इस पद तक पहुंचे हैं, और ये सबका बड़ी चालाकी से सबका मूर्ख बना दे रहा है। सबजबाज दिख रहा है, हमें पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लोगों को भी पता है ये झूठ बोल रहा है कि सब कुछ नहीं होने वाला 5 साल के अंदर। और साथ में उनमें फूट डालता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई भी प्रयास या कोशिश करता है तो शाम के उसके लठधारी गुंडे बदमाश जो है ना, उसके घर पहुंच जाते हैं कि भाई तू कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा था, उसको है नालायकों की, वो उसमें उसको बुरी तरीके से समझाते हैं। ऐसे केस मेरे पास बहुत ज्यादा आए, क्योंकि हमने बड़ी अच्छी तरीके से नौकरी करी भगवान के दया से। और तो लोग बेझिझक होके हमारे पास आते थे, खासकर हरियाणा से जो भाई संबंधित हैं, वो जो भी बुजुर्ग 60 साल का होगा, 65 साल का होगा, वो मेरे कहीं ना कहीं, जैसे राजा राम भाई रिवाड़ी से, तो मैं रिवाड़ी में एसएसपी रहा, तो वो जरूर जानते होंगे, या योगेंद्र भाई शायद हरियाणा से ही हैं, तो ये लोग जरूर जानते हैं कि भी हमने किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाया। ये देखते देखते कि भी ये झूठ बोलते हैं, फूट डालते हैं, और 5 साल में एक एमएलए जो एक टूटी सी फटफटिये पे चलता था, मतलब राजदूत मोटरसाइकिल पे मैंने चलते हुए इन लोगों को देखा है, और जैसे ही एमएलए बनता है तो बड़ी सारी गाड़ी, पजेरो, बड़ी सारी कोठियां वगैरह वगैरह,
दुनिया भर का सिस्टम ये बना लेते थे उस 5 साल के अंदर अंदर। तो हम आपस में कुछ अच्छे लोग डिस्कस करते थे, यार अजीब सी नौकरी है कि एक आदमी सरेआम पब्लिकली झूठ बोलता है, हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, मंच बनाना पड़ता है, पूरे सुरक्षा के घेरे लगाने पड़ते हैं, और हमारी एक अंग्रेजों के टाइप की बनी हुई ब्लू बुक होती है। और टावरी साहब इसके बारे में खूब अच्छी तरह से बनाए, क्योंकि वो भी डिप्टी कमिश्नर रहे और मैं भी एसएसपी रहा हूं। उस ब्लू बुक के ऑर्डर के मुताबिक हमें इन्हें Z+ मतलब कम से कम हमारी 10 से 12 गाड़ियां उसमें लगती हैं, उसकी सुरक्षा कर। तो ऐसी व्यवस्था देख देख करके मतलब ये हैरानी होती थी, भाई इसका हल क्या निकालें। पहले पढ़ने के लिए किताबें पढ़ी, फिर अफसरी को स्थापित करने के लिए किताबें पढ़ी, अब लास्ट में ये आ गया कि हम कहीं हमारा देश फंस चुका है और हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही ऊल जलूल बन गया है। और विनोबा जी की मुझे एक कहावत याद आती है, जो आमतौर पे वो बोला करते थे कि भारत एक आजाद देश होते हुए भी कहीं ना कहीं गुलाम शहरों और गुलाम गांव का देश बन गया है। ये उस वक्त विनोबा जी ने कहा था जब देश आजाद हुए थे, और उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा मैसेज दिया कि भाई ये गुलाम कैसे बनाते हैं। उन्होंने 4-5 चीजें बताई, उस वक्त लोगों को बताते थे कि भाई इसमें ये 4-5 आदमी का गजब का गैंग बना हुआ है। सबसे पहले इसमें नेता ही आता है, क्योंकि वो लीडरशिप देता है, लोगों को हाँकता है। उसके साथ दूसरा वर्ड आता है बुद्धिजीवियों का, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग नहीं होता कि किस प्रकार से झूठ बोला जाए। और ये बुद्धिजीवी पुरानी भाषा में हिटलर के टाइम में एक गोबेल नाम का व्यक्ति होता था, एक गोबेल नाम का प्रचार मंत्री होता था हिटलर का, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जिसने ये प्रथा शुरू की कि आप 10 झूठ बोलो तो उस आखिरी झूठ पे लोग हर हालत से विश्वास करेंगे ही करेंगे। तो ये प्रचार का जो झूठ प्रचार का सिस्टम था, एडवर्टीजमेंट का सिस्टम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से शुरू हुआ हिटलर से। और ये सिस्टम आगे बहुत, अब तो बहुत ज्यादा आप देख ही रहे हो सब जगह कि किस प्रकार लोग अपनी झूठ का प्रचार करते हैं। पहले हमारे गांव के अंदर, हमारे शहरों के अंदर जो भी आदमी अपना उद्योग लगाता था, कोई काम करता था, वो अपनी मेहनत से उसको धीरे धीरे गांव में भिजवाता था, और उसकी क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर लोग विश्वास करके फिर आपस में प्रचार करके वो 10-12 साल में आगे बढ़ता था। और अब तो दिनों दिन के अंदर लोग लखपति करोड़पति हो जाते हैं वगैरह। तो दूसरा वर्ड था नेता के साथ बुद्धिजीवी, जो उसको दिमाग देता है या उसको पंख लगाता है उसकी बातों को, वो शब्द उसके मुंह से बुलवाता है। तीसरा जो है इसके अंदर एक वर्ड है पूंजीपति, जो धनाढ्य लोग हैं, उनको येन केन पर कारण अपने काम करवाने ही होते हैं। तो वो सबसे पहले हमारे दफ्तरों में आते हैं, आईएएस और आईपीएस के पास। हमने बहुत नजदीक से उन लोगों को देखा है, कितनी मीठी भाषा में वो आते हैं, किस प्रकार से हाथ जोड़ के हमारे सामने बैठते हैं और फिर धीरे से चुपके से अपनी बात रखते हैं। और हमारे अफसरों को जो 3W है, वाइन, वेल्थ एंड विमेन, जो भी उसके अंदर कमी है उस कमी को पकड़ के उसके कान में वो डालते हैं, जो चीज उसको चाहिए, और वही चीज उसको सुबह तक शाम तक मिल जाती है अपनी फाइलों को क्लियर करवाने के लिए। इसमें कोई बुरा ना माने, ये हकीकत है, मैंने अपने आंखों से देखी है और होते हुए देखा है उन अफसरों को भी और उन धनाढ्य लोगों की। वो किस तरीके से एक अफसर का, जो नया नया अफसर होता है, डीसीएसपी आमतौर पे 4-5 साल के अंदर ही हम लोगों को जिला संभाल देते हैं, तो उस वक्त जिले के अंदर ये लोग किस तरीके से उस यंग अफसर को अपनी बातों के घेरे में लेते हैं और अपनी जो भी गलत सलत बात होती है, फाइल होती है, उसको पूरा करवा लेते हैं। क्योंकि अब नेता और अफसर दो कड़ियां होगी, बीच में बुद्धिजीवी होगी, इन दोनों का ऐसा कोकस बन जाता है कि अफसर को पता चलता है ये नेता 5 साल के लिए है। अफसर नेता को यह पता चलता है कि मैं बगैर इस आईएएस अफसर के दस्तक के या आईपीएस के दस्तक के मैं कोई काम नहीं करवा सकता। इसलिए इन दोनों का एक मेल जोल, एक साठ गांठ बन जाती है, जो हमारे अपराधों को और जो हमारी व्यवस्था को बुरी तरीके से मतलब इस तरीके से कर लेती है, जकड़ लेती है मकड़ जाल में, कि जो भी उसमें फंस गया वो निकलना ही मुश्किल हो जाता है।
चाहे वो थाने की एफआईआर में फंस जाए, चाहे हमारे मकड़ जाल के अंदर रेवेन्यू में फंस जाए, दीवानी मुकदमे और क्रिमिनल अपराध जो क्राइम से संबंधित अपराध होते हैं, दीवानी और फौजदारी 2 ही मुकदमे होते हैं। दोनों में एक बार पब्लिक का कोई आदमी उलझ गया, वो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी उसका पीछा नहीं छूटता। तो इन सारी चीजों को देखते देखते हमारी समझ बढ़ती गई। और इसमें एक लास्ट पॉइंट है इस व्यवस्था को बदलने, क्योंकि मैं 3 पॉइंट पे बात करूं, व्यवस्था क्या है और क्या थी और क्या होनी चाहिए, इसी पे हमारा संपूर्ण स्वराज या लोक स्वराज आ जाएगी। तो व्यवस्था क्या है, इस व्यवस्था का मैं थोड़े से शब्दों में बता रहा हूं, बाकी सब लोग आपको पता ही है व्यवस्था क्या है। इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है अपराधियों का। अपराधी इतना शातिर है, उसको पता है नेता की पावर है, उसको पता है आईएएस आईपीएस की पावर है, नेता के साथ मुझे ये पावर मिल जाएगी। उसको ये पता है कि नेता के साथ ही मुझे पूंजीपति से धन मिल जाएगा, उसको डायरेक्ट कोई नहीं देगा। अपराधी को जो है नेता के सिवाय कोई भी उसको क्षण नहीं दे सकता। इसलिए हमारे अपराधों में मान के चलो कि 80 से 85% जो है नेताओं की गजब की भूमिका होती है। जो चोरी, लूट, डकैती, हत्या, मतलब दुनिया भर के हमारे अपराध हैं। 511 आईपीसी की धारा है जो अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। उन सारी धाराओं में उनका कोई ना कोई कोना जरूर मिला हुआ होता है। हमने हजारों केस अपनी तफ्तीश किए हैं और अल्टीमेटली वहां जाके सुई टिक जाती थी कि इसका माई बाप कौन है, क्योंकि कोई भी अपराधी बगैर माई बाप के आगे नहीं बढ़ सकता है। और अपराध की लास्ट में सुई इस दुष्टों के पास जाती थी कि भाई ये नेता सिस्टम में, मतलब बहुत कम 5%, 7% नेता है जो सच्चाई और इंसाफ से काम करते हैं। तो उनमें जो है ना ये अपराधों का सिस्टम बढ़ता चला जाता है और समाज उसको भुगतता रहता है और पुलिस उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। पुलिस का नाम भी इसलिए बदनाम हो जाता है क्योंकि पुलिस को भी पता चल जाता है उन अपराधियों का। इसलिए आमतौर पे भाषा गांव की बनी हुई है कि पुलिस चाहे तो किसी भी अपराधी को पकड़ सकती है। ये सच, क्योंकि हमारा जो क्राइम रिकॉर्ड है जिसे विलेज टूर कहते हैं, विलेज क्राइम रिकॉर्ड बुक कहते हैं, उसमें हर मुकदमे का छोटे से लेके 107-51 से लेके 302 तक का विवरण होता है हर गांव के क्रिमिनल का अपराध। और उनका जब रिकॉर्ड हम ढूंढते हैं और अंत तक पहुंचते हैं अपने विलेज टूर के अंदर, तो दोनों को यह पता हो जाता है कि भी हाँ यहां सुई उलझ रही। इसी में हमारा सिस्टम सारा घूमता रहता है। तो निचोड़ ये निकला कि नेता के साथ बुद्धिजीवी दिमाग देता है जो उसको पंग लगाता है, धनाढ्य पूंजीपति जो है उसको पैसा देता है गलत सलत काम करने और करवाने के लिए, और साथ में वो अफसरों को खरीद लेता है पूंजीपति और नेता तक भिजवा देता है कि नेता की परवाह मत करिए, वो मेरी जिम्मेवारी। यहां के उस अफसर का दिल खुल जाता है कि कार्रवाई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो वो नेता ने और चीफ मिनिस्टर ने करनी है। कि क्यों आईएएस और आईपीएस की जो गर्दन है वो हमेशा चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, वही उसका ट्रांसफर करता है, वही उसकी सस्पेंशन करता है और वही उसके खिलाफ एक्सट्रीम डिसमिसल की पावर है वो भी आगे होम मिनिस्टर तक भिजवाता है वगैरह वगैरह। तो जो अपराधी है वो भी इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूम घूम के उनका खूब प्रचार और प्रसार करता है। गाड़ी मिली हुई होती है, पैसा मिला हुआ होता है, अच्छा घर मिला हुआ होता है और वो बड़े से बड़ा अपराध करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे किसी का सफारी लेके मर्डर करना हो, चाहे किसी की बहन बेटी के साथ गलत काम करना हो, चाहे कोई डकैती मारनी हो वगैरह, वो सब कामों में खुला होता है। तो ये हमारी व्यवस्था का भाग है, व्यवस्था जो चल रही है। अब मैं बात करूंगा व्यवस्था क्या थी। विनोबा जी ने कहा कि हम गुलाम हैं, हमारा भारत देश जो है वो गांव और शहरों का एक गुलाम देश बन गया है, हम आजाद नहीं हुए, अधूरे आजाद हुए। हमें वो किसी भाई ने बड़ी अच्छी सी वहां स्पीच दी थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है ना हमें ये आजादी मिली वगैरह, वो फिर जो सच्चाई होगी उसको देख लेंगे। मतलब वहीं आगे गांधी जी आते हैं जो हिंद स्वराज की किताबों में और भाषणों में अपनी बात कहते हैं कि गांव गणराज्य का संघ है। हमारा भारत देश गांव गणराज्यों का संघ है। ये भारत होता था कि भारत में गणराज्य मतलब उन्हें अपने गणों को अपने गणतंत्र होता ना, जो अपना तंत्र खुद बनाए, गणतंत्र अपना तंत्र अपनी प्रशासन व्यवस्था खुद बनाए।
तो ये भारत देश के गांव में था, हजारों साल तक चलता रहा। और गांव की चार परिभाषा बड़ी मजबूत थी। नंबर एक, गांव स्वतंत्र होता था। हमारे बुजुर्गों के संस्कारों के मुताबिक गांव स्वतंत्र आजाद होता था। वहां कोई किस्म का, ये जितने गुंडे लोग हैं उनका कोई इंटरफेयर नहीं। स्वतंत्रता के साथ साथ उन्हें स्वावलंब होता था। मतलब स्वतंत्रता एक होगी उनकी राजनीतिक व्यवस्था, तंत्र की व्यवस्था। नंबर दो व्यवस्था थी स्वावलंब, जो आर्थिक व्यवस्था थी। गजब की आर्थिक व्यवस्था है। आप सारे पढ़े लिखे लोग हो कि गांव का हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार अपने काम को अपने घर वालों से सीख लेता था। किसान का बेटा किसानी सीख लेता था, लोहार के बेटा लोहार का काम सीख लेता था, खाती का बेटा खाती का काम, सोनार का सोना वगैरह। वो सब काम अपने घर से उनकी ट्रेनिंग हो जाती थी और बड़े शानदार तरीके से वो अपनी व्यवस्था को चला देते थे। कोई जाति धर्म नहीं था, हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार अपना स्वावलंब तैयार करता था और अपने गांव में ही बांट देता। मतलब गांव में ही निर्मित होता था, उत्पादन होता था और गांव में ही खप जाता था। जो सामान उसके पास फालतू होता वो साथ में 5 से 10 किलोमीटर के ऊपर हमारी एक मंडी की व्यवस्था होती थी, जहां मंडी में अपना सामान ले जाता था। वो चाहे किसान था वो अपनी प्रोडक्ट ले जाता था, चाहे हमारे दूसरे लोग थे, दूसरे कारोबार के लोग थे, वो अपना फालतू सामान वहां ले जाते थे। और मंडी से आगे फिर जहां जहां उसकी कमी होती थी शहर के थ्रू उन अगले गांव में, पड़ोसी दूसरे गांव में जो 20, 25, 30 किलोमीटर की दूरी पर होती थी उनमें वो चला जाता। तो इस प्रकार गांव के अंदर पूरी स्वतंत्रता होती थी अपने तंत्र बनाने की कि गांव कैसे जिएगा, कैसे चलेगा, कैसे लेगा। कोई भी समस्या होती थी गांव फटाफट इकट्ठा होकर उस समस्या को सुलझा लेता था और उसको सजा जरूर मिलती थी। ये व्यवस्था हमारी थी और अभी भी है, वो खत्म नहीं हुई है। हम सबको पता है गांव में आज भी सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा जाता है और अंत में हमारी चौपाल या गांव में बैठ के ग्राम सभा के अंदर उसका हल कोई ना कोई निकलता है। लास्ट पॉइंट से मैं दे रहा हूं सशक्ता, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारी व्यवस्था क्या थी का मैं बोल रहा हूं। मतलब इतना सशक्त और मजबूत सिस्टम था कि वहां जो बुजुर्ग होते थे, बच्चे स्कूल में जाते थे, अपने गुरुकुलों में पढ़ाई करते थे, सबको पता इतनी अच्छी शिक्षा सिस्टम था जो स्किल बेस्ड था। नंबर दो, हमारा जो व्हाट डू कॉल दैट, जवान जो थे वो कोई ना कोई काम करके अपने घर को संवारते थे, अपने घर में अपना खर्चा चलाते थे। चाहे वो कोई छोटा मोटा उद्योग करता था, चाहे छोटी मोटी खेती करता था, अपने मतलब पैरों पे खड़ा होता था, स्वावलंब था पूरा कोई। और कोई काम नहीं करता था तो हमारा जो बुजुर्ग है, जो 60 साल से ऊपर का सीनियर सिटीजन है, उसकी समाज में इतनी इज्जत होती थी। वो एक वर्ड बोल देता था किसी नालायक को, तू बहुत नालायक है, बहुत निकम्मा है, तो उस जवान आदमी को ठेस लगती थी और वो गांव या तो छोड़ के चला जाता था और या वो कोई ना कोई काम करके वहां दिखाता था, अग दादा तूने निकम्मा कहा था, देख मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। फिर वही दादा उसको शाबाशी भी देता था। और ये सशक्ता इतनी मजबूत थी कि वो हर हालत से किसी गिरोह को, जो गिरोह होते हैं ना, चाहे वो जाति का था, धर्म का था, भाषा, वो उस टाइम घुसने नहीं देते थे अपने गांव के अंदर। ये मैंने अपनी आंखों से बचपन में देखा है, गिरोह को ना घुसने के लिए। चाहे वो नेता था, कितना बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम था, अगर वो कोई फूट डालने की बात करता था उसको खड़ा होकर एक बुजुर्ग 2 मिनट में चुप करा देता था, आप प्लीज आप हमारे गांव में कोई फूट मत डाले, आपने अपनी जो बात कहनी वो कहिए, आप क्या कर सकते हैं, और नहीं तो आपका रास्ता सामने, आप चले जाइए। बिल्कुल खड़े होकर कह दिया। तो और नेता को ये बात पता होती थी, अगर मैंने कोई गांव की ऐसी बात करी जाति धर्म भाषा की तो मेरी मंजूर नहीं। इतने गिरोह, इन गिरोहों को मतलब घुसने नहीं देते थे, बोलने नहीं देते थे। जब बूढ़ा बोलता था तो उसके बच्चे जवान थे वो बोलते थे और उसके साथ साथ सारा, हाँ भाई हमारा दादा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो फालतू बात मत। तो ये थी सशक्ता, इतने मजबूत थे। और इन तीनों चीजों को मिला के हमारा जो गांव था वो एक परिवार में बंद जाता था। क्योंकि जब स्वावलंब का काम आता है, जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देता था, और सशक्ता जो हमारे सिस्टम को मतलब बुरे लोगों से बचाता था, वही गांव का दादा लास्ट में उसे पारिवारिक सिस्टम में बना देता था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम था। एक दूसरे के बगैर हम जी ही नहीं सकते थे। किसान अगर खेती करता था तो उसे जो दूसरे लोग थे उनकी मदद के लिए
अपने आप आज भी गांव का किसी पटवारी का सिजरा देख लिया जो जमीन के बारे में बनाता है नक्शा, कि गांव के किसान को एक एक भरोटी जिसे बोलते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अनाज उन लोगों को देना पड़ता था जो उसकी जुत्ती बनाते थे, जो उसका सोना काम करते थे, जो उसके बाल काटते थे, जो उसका लोहार का काम करते, उसको एक हिस्सा देना पड़ता था उसे। अभी तू अपने हिस्से के गेहूं ले जा, चावल ले जा, जो भी पैदा होता था, ये सिस्टम था। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो था। इसी से हमारा ये परिवार मजबूत हो जाता था, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं था। उसकी ये बात थी कि हाँ, मैंने अपने समाज के अंदर भाईचारे की व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में जिंदा रहना था, कोई उससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये व्यवस्था थी। इसी वजह से भारत का जो उद्योग धंधा था, भारत का जो निर्मित का काम था, भारत का जो छोटे छोटे कामों का सिस्टम था, वो विदेशों तक गया हुआ था। इसलिए कहते हैं ना कि भी हमारी जो जो सिस्टम था फाइनेंस का, वो इतना मजबूत था कि 25 से 30% हमारा सामान विदेशों में जाता था। इतने बढ़िया कारीगर होते थे। आप जब कभी सूरजकुंड मेला, मेरे को मौका मिला एसएसपी फरीदाबाद रहते हुए, कि सूरजकुंड मेले में वो क्राफ्ट मेला था, तो उसके अंदर एक से एक कारीगर आते थे, इतने बढ़िया खानदानी कारीगर, जो हर प्रकार की मालाएं, गुड़े गुड़िया, बहुत सारी चीजें वहां लेके आते थे। और खूब लोगों में प्रचार होता था उस बात का। हर साल वो मेला लगता है फरीदाबाद के सूरजकुंड में, क्राफ्ट मेला जिसे बोलते हैं। तो वो जो क्राफ्ट सिस्टम था हमारा, वो समझ में आता कि हाँ यार, हमारा देश इसलिए साहूकार था। दूसरे देशों में वो चीज बहुत कम बनती है, बनती है तो मतलब वो मजबूती नहीं होती जो मजबूती हमारे उसमें क्राफ्ट के अंदर होती है। तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो व्यवस्था थी, ये इतनी गजब की थी कि इसमें कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं पाता था। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है धार्मिक व्यवस्था। धर्म की जो प्रचार था, वो गलत को गलत और ठीक को ठीक को कहने का। उनको हम सन्यासी बोलते थे, जो एक हाथ में डंडा रखते थे और एक उनका तंबूरा होता था जिसमें वो पानी, और उन सन्यासियों के पास कुछ भी नहीं होता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जो मेरे साथ के भाई हैं उन्होंने भी देखा होगा, जो 60 साल के आसपास सीनियर सिटीजन है। तो वो तंबूरा था पानी का, और गांव था। गांव इसलिए, गांव का गरीब से लेकर जो भी कोई अच्छा खानदान होता था, इवन राजा भी होते थे, आपने कहानियां सुनी होंगी, कि उनको पैर धो के अपने गांव के अंदर लाते थे, बिठाते थे, पूजते थे, और ऊंच को ऊंच आसन देते थे। बाबा जी, दादाजी, जो भी उनका नाम था उस सन्यासी का, जो मतलब सब कुछ छोड़ करके केवल लोगों को भला करता था। ये थी हमारी धार्मिक व्यवस्था, लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में बता रहा कि ये सत्य है, यही धर्म था, यही इंसानियत थी। इसी के बारे में पाठ पढ़ाता था। आज की तरह नहीं था कि गुरुडम बना दिया और बहती गंगा में जैसे नेता हाथ धो रहे हैं या कोई और लोग हाथ धो रहे हैं, वो भी हाथ धो के अपना अपना साफ करते हैं। सिस्टम था ही नहीं। ये एक मार्गदर्शक का समाज को काम करते थे। और इनका डंडा, मतलब इनका भाईचारा या इनकी इज्जत इतनी मशहूर होती थी कि एक बार अगर कोई अत्याचारी राजा हुआ, तो एक बार उसको वार्निंग देने, समझाने के लिए उसके दरबार में जाया करते थे। और फिर या तो तू सुधर जा, अगर नहीं सुधरा तो अब हम तेरा अच्छा इलाज कर लेते। इतनी हिम्मत करा करते थे वो लोग, क्योंकि समाज उनकी बात पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी न्याय की व्यवस्था, मतलब गजब का न्याय का सिस्टम था। बुजुर्गों का एक टोला बैठ जाता था, थोलेवार उसको बोलते थे, और वो 10 आदमी गांव की जो भी कोई समस्या होती थी, कोई बेइंसाफ होता था, लड़ाई का, झगड़े का, मारपीट का, हत्या का, जो भी होता था, उसको वो निरोड़ करके जाते थे। और फिर उस पुलिस वाला जो दूर बैठा होता था, थानेदार, उसको बुला कर बताते थे कि भाई इस भाई ने कत्ल किया, आप इसको ले जाओ। ये व्यवस्था चारों पांचों प्रकार की वहां इतनी गजब थी, और इसीलिए से भारत सोने की चिड़िया था। और ये सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है। अब जब हमने उस सिस्टम को परमात्मा ने गांव में दिखाया, गांव में पैदा हुई, गांव के दादा दादी की उंगली पढ़ के हम स्कूल में गए या हम खेतों में गए, हमने हल भी चला, हमने सारे काम किए जो एक गांव का सिस्टम होता है। उस सिस्टम को देखते हुए मैं अपनी कुर्सी पे बैठ के ये समझ रहा था कि यार,
परमात्मा ने मुझे सही जगह पैदा किया और मेरा एहसान है उस प्रभु का कि जिसने मुझे सब कुछ वो ज्ञान दे दिया, मालिक का, जिस भी परमात्मा ने, यूनिवर्स ने जो हमें बनाया। और कि एक्चुअली सच्चाई हमारी ये थी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था की, न्याय की व्यवस्था की। केवल पुलिस वाला जो अगर अच्छा काम करे तो वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, को 2% 3% मुलजिम सामने होता है, ये दोनों पार्टी सामने आती हैं और 1 मिनट में वो अच्छा अधिकारी होता है तो थोड़ा बहुत इंसाफ कर सकता है। नहीं तो या कोई हमारा डिप्टी कमिश्नर अच्छा बैठा होता है, एसडीएम अच्छा होता है, वो 1% 2% कर लेता है, नहीं तो फिर ये जो गैंग है 4 आदमियों का, ये वो काम नहीं करने देता है। वो उस अफसर का जो अच्छा काम करता है उसको फौरी 5-6 महीने में मैक्सिमम ट्रांसफर। मेरे ही अपने 30 साल की नौकरी में 66 ट्रांसफर मेरे हुए हैं, तो अब अंदाजा लगा लो कि उसकी एवरेज क्या 6 महीने भी नहीं आती। तो जो भी अच्छे ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, उनका ये सिस्टम बन जाता है कि वो अच्छे काम करने ही नहीं देते, क्योंकि नौकरी उनके हाथ में होती है, हमारी पोस्टिंग उनके हाथ में होती है, ट्रांसफर उनके हाथ में होता है वगैरह। तो शिष्ट व्यवस्था क्या थी मैंने थोड़े से शब्दों में बता दिया, व्यवस्था क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब व्यवस्था हम बात करेंगे, व्यवस्था होनी क्या चाहिए। मैंने बताया कि भी हर एक का जो सीनियर सिटीजन, उनको अपना बचपन याद आता है कि मेरा गांव कैसा था। अभी टावरी साहब ने बताया उत्तराखंड की जो व्यवस्था बताई, हमें उसका अभी ज्ञान संज्ञान हुआ है, हमारे 2-4 दोस्तों ने इस बात का जिक्र किया वर्धा के अंदर। तो टावरी जी आपके नॉलेज के लिए, हम पूरा समय बहुत जल्दी उत्तराखंड की योजना बना रहे हैं, और जो हमारे निर्भीक लीडर या पंच सरपंच जो बने हैं सर्वसम्मति से, उनको हम ये व्यवस्था कानूनी तौर से देंगे और उनके हाथ में एक ऐसा एटम बम देंगे, ऐसा परमाणु बम देंगे, जो भी बुराई है, वो चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे नेताओं में हो, चाहे अपराधियों में हो, एक बार गिराने के बाद किसी कीमत के ऊपर वो जो है ना उस गांव के अंदर घुस नहीं पाएंगे। ये व्यवस्था हम उन्हें बहुत जल्दी एडवाइस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। अगर हम उनका सहयोग और कोऑपरेशन मिला तो भगवान की दया से ये हमारा उत्तराखंड जो है वो ऋषि मुनियों की धरती है, और फिर हाँ शायद हो सकता है वो चीज उनके दिलो दिमाग में जरूर उतरेगी। अगर निर्विरोध वो चुने गए हैं, वो तो मौके पे जाने के बाद हमें पता चलेगा एक्चुअली क्या है। क्योंकि कई दफा निर्विरोध जो है, टावरे जी बीच में आपने टॉपिक छेड़ा तो मैं बता रहा हूं कि आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, कहीं पे जाति की, कहीं पे धर्म की, कहीं पे ठोंडागिरी जिसे बोलते हैं, मतलब कोई परिवार मजबूत होता है, उनके बहुत सारे गांव होते हैं, तो वो धक्के से निर्विरोध बन जाते हैं। तो अब देखते हैं उसमें से कितने सच्चे सुच्चे लोग जो है ना निर्विरोध चुने गए हैं गांव की सहमति से, सर्वसम्मति से। इसके बाद उन गांव को एक क्लस्टर जरूर बनाएंगे। जो भाई ने अभियान चलाया अभिषेक जी ने, चाहे वो ब्लॉक में मिले, चाहे हमें दूसरे ब्लॉक में, हर ब्लॉक में हम जाएंगे और जाके उसकी अडॉप्शन करेंगे। अडॉप्शन करके उनको इस नई व्यवस्था के बारे में जो कानूनी है उसको समझा करके उनको साथ लेंगे और इस आवाज को वहां जरूर बुलंद करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाऊं, तो कोई व्यवस्था क्या होनी चाहिए इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले दिन में भी लिखा था कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 243 है, आर्टिकल 243G, यहां पे 243 से शुरू होता है हमारा सारा सिस्टम। ये संविधान की पुस्तक मेरे सामने ही पड़ी है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम आता है कि जहां से हमारा पंचायती सिस्टम आता है। मैं फिर भी आपको ये दिखा देता हूं चैप्टर, ये 43 है, तो 243 से शुरू होता है और इसमें जो हर एक चीज का हवाला दिया है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो ग्राम सभा में आते हैं, और जिनको वोटिंग का अधिकार सरकार दे देती है वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और 243G के अंदर सबसे पहले पावर एंड अथॉरिटी दी हुई है, पावर एंड अथॉरिटी दी हुई है कि कैसे कैसे हमारी ग्राम सभाओं को, ग्राम सभा को पावर मिली। ये हमें कंफ्यूज नहीं करना, पंचायत अलग चीज है, जो लोग सिलेक्ट करते हैं, जो लोगों को चुनते हैं। तो ग्राम सभा एक आम जनरल सभा है जहां पे जिस भी आदमी को वोटिंग का अधिकार है, जो संवैधानिक दिया हुआ है, जिसको वोटिंग का अधिकार है वो ग्राम सभा का मेंबर है। और एक लाइन में मैं इसका निचोड़ दे दूं, जो कि ग्राम सभा, सॉरी, दिस आर्टिकल 73 अमेंडमेंट ऑफ द 1992 empowered ग्राम सभा, empowered ग्राम सभा एज द पार्लियामेंट ऑफ द पीपल।
मतलब पार्लियामेंट जैसी शक्तियां उसको मिली हैं, विधायकी शक्तियां मिली एट द ग्रास रूट लेवल, नीचे के लेवल पे। टू होम पंचायत इलेक्टेड पीपल, जिनको गांव सेलेक्ट करता है, इलेक्टेड पीपल पंच सरपंचों को, आर सोनली अकाउंटेबल। मतलब गजब की ये पावर है कि उन्हें विधायिका पावर दी है। जैसे केंद्र सरकार के अंदर हमारी एक विधायिका होती है लोकसभा, और उसकी मंत्रिमंडल होता है जो हमारी कार्यपालिका होती है, और तीसरा एक न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होती है। इसी तरह से राज्य स्टेट के अंदर विधायिका होगी, विधान परिषद का हो गया, और प्लीज उसके अंदर कार्यपालिका मंत्रिमंडल, सीएम और मंत्रिमंडल हो गया, और न्यायपालिका हमारा हाई कोर्ट हो गया। गांव में भी ये तीन चीज सामने बड़ी आराम से दी हुई है। नंबर एक, सबसे पहले होगी हमारी विधायिका ग्राम सभा, ये पार्लियामेंट दो पीपल, वो उन्हें विधायिका ये पावर दी। जैसे पार्लियामेंट काम करती है वैसे ही हमारी ग्राम सभा काम करेगी। ये संविधान बोल रहा है, मैं उसकी व्याख्या आपको दे रहा हूं, मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं है इसमें, कोई नमक मिर्च मिलाना नहीं, जो कुछ है इस संविधान में लिखा वो आपको चीज सामने दे रहा हूं। नंबर दो, वो कार्यपालिका, जो पंच और सरपंच हैं, सरपंच को एक प्रतीक माना गया है, जैसे प्रधानमंत्री काम करता है वैसे ही वो भी काम करेगा, लेकिन अपने पंचों को लेकर के। अपने जो मंत्रिमंडल के उनके होंगे, मंत्रिमंडल उनको आपस में विभाग देंगे। एक पंच शिक्षा का काम देखेगा, दूसरा हमारी कोई पशुपालन का काम देखेगा, तीसरा हमारे जैसे गांव की व्यवस्था बनती है, तीसरा हमारा कोई गलियों की साफ सफाई की समस्या देखेगा, पानी की निकासी, जो भी गांव की समस्याएं हैं, जो 29 अधिकार हैं उनका प्रयोग करते हुए जो जो समस्या होंगी वो पंचों को मंत्रिमंडल से दे दी जाएंगे, और ग्राम सभा के लोग उनको काम देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा तीन काम करेगी। ग्राम सभा उनके काम को ट्रांसपेरेंटली देखेगी, अब भी आपको ये काम दिए गए हैं पारदर्शिता के साथ। तो अकाउंटेबली, जवाबदेही, जो आपको काम दिया जाएगा, हमारा सेशन, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारा जो गांव का सेशन होगा पार्लियामेंट की तरह, वो 26 जनवरी को बैठेगा, नंबर एक। नंबर दो, 5 मई को बैठेगा। नंबर तीन, 15 अगस्त को बैठेगा। नंबर चार, 2 अक्टूबर को बैठेगा। ये चारों संविधान की पुस्तक में दिए हुए हैं। अभी इनमें वो पार्लियामेंट का ग्राम सभा का सेशन बैठेगा, और उसमें पंचों को, जिन जिनको जो मंत्रिमंडल दिया है, और सरपंच को उनका सुपरवाइजर के तौर पे वो उनको काम को देखेगा, आगे एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सॉरी। और फिर हर 3 महीने बाद, 3 महीने उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपने काम को करके दिखाएं, और फिर ग्राम सभा बैठती है और उनके काम की पूरी मॉनिटरिंग होती है, किसने क्या क्या किया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली सारे गांव के अंदर, और प्राथमिकता दी जाती है कि भी कौन कैसा कैसा काम करके आएगा, पूरी जवाबदेही के साथ। और इतनी पावर ग्राम सभा में दी हुई है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो कोई भी सरपंच पंच या तो खुद हट जाता है, अब भी यार ये तो मेरे साथ में तो ये लफड़ा ले लिया मैंने इसका, नहीं तो जो ईमानदार आदमी होते हैं वो अपने आप, उनको लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, दादा ताऊ चाचा जो भी गांव में व्यवस्था है, कि आप याद करके इस काम को करके दिखाइए। तो ऐसे सिस्टम में हम लोग मतलब वो काम दे देते हैं, और काम देने के बाद उनसे जवाबदेही ली जाती है, और उसके अचीवमेंट के ऊपर होती है कि भाई आपने क्या अचीव किया। ये बिल्कुल एक एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर इसके अंदर 73 अमेंडमेंट, मैंने इसकी ब्रीफ निकाली थी, 20-25 पेज का है वैसे तो पंचायती एक्ट, लेकिन हमने ब्रीफ निकाल के ये चीज निकाली थी कि भी कौन कौन से मैंडेट वो पास हुए जो 73 अमेंडमेंट के हैं। उसके अंदर 8 अमेंडमेंट हुए, उनमें से 6 के अंदर तो सरकार लागू कर देती है, लेकिन जो 2 अमेंडमेंट हैं, 2 मैंडेट हैं कि भी उसकी फाइनेंशियली पावर जो कोई स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, अगर पैसा गांव वालों को दे देगा तो वो गांव वाले काम करने शुरू कर देंगे। नंबर 2, उसको प्लानिंग की पावर, कि भी अगर उनको ये दे दिया कि भी तुम स्कूल ठीक करो, तुम फलाना करो, तो हमारे पास कोई पावर नहीं, क्योंकि उन्होंने, ये नेताओं ने मान लिया कि अगर हमने गांव को फुल फ्लैज पावर दे दी तो वो लोग हमारी कोई इज्जत ही नहीं करेंगे। इसलिए हमारे आईएएस और आईपीएस भी उस काम को नहीं चाहते, हमारे नेता भी नहीं चाहते, और जो इनके दलाल रूपी अपराधी हैं वो भी इस काम को नहीं होने देना चाहते। इस वजह से इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं, और एक आध कोई नेता छोटा मोटा बोलता है तो उसको या तो पार्टी वाले दबा के भगा देते हैं, या दूसरे लोगों को उसको डरा डरो के भगा देते हैं। ये मैंने खुद देखा, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए।
मैंने कहा भाई तेरी हिम्मत है तो तू आ जाना, तुम अपना सिस्टम निपटना, मैं अपना सिस्टम निपटूंगा। तो बीइंग ए पुलिस अधिकारी होते हुए किसी ने मेरे से पंगा नहीं लिया, और मैं खुल के अपना काम भगवान के दया से 10 साल से कर रहा हूँ। 2014 में मैंने रिटायरमेंट ली थी वगैरह। तो ये जो सिस्टम है इसमें बड़े क्लियर कट लिखा होता है कि ग्राम सभा की क्या क्या पावर है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर दी हुई है कि उन्होंने किस तरीके से जो 29 अधिकार दिए हैं हमारे शेड्यूल 11 के अंदर, 11th शेड्यूल के अंदर जो 29 अधिकार दिए, उन्हें किस तरीके से उन्होंने अपने गांव में काम करना है और किस तरह से उन्हें लागू करना है। इवन उन्हें टैक्स लगाने का अधिकार भी इसी संवैधानिक चीज में दिया हुआ है। अभी तुम्हें पैसे की कोई कमी रहती है तो आप अपने टैक्स भी लगा सकते हैं। और तीसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे केंद्र सरकार से अपना हिस्सा मांग के लेती है, जो इनकम टैक्स होता है, जो टैक्स इकट्ठे करते हैं, उसी प्रकार से गांव को भी अब केंद्र सरकार से भी पैसा मिलेगा और प्लस स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलेगा उसकी जनसंख्या के मुताबिक। दे आर बाउंड टू डू इट, कि उन्हें हर हालत से वो देना ही पड़ता है, और नहीं देते हैं तो वो सारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सारी सारी बिखर जाती हैं। इस वजह से गांव वालों को वो पैसा दूसरी तरीके से डीसी के थ्रू देते हैं, एमएलए के थ्रू देते हैं, या एमपी की ग्रांट के थ्रू देते हैं। उनको हटाने बाद जब तक गांव वालों को ये पावर नहीं पता है तब तक वो बेचारे ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, और वो हर डीसी एसपी के दफ्तर में हाथ जोड़ते रहते हैं। जबकि वो वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। अगर मालिक हैं तो हमें मालिक उन्हें समझाना पड़ेगा, हु आर यू। उन्हें वो टीस देनी पड़ेगी, यार तेरी वजह से, तेरे वोट की वजह से ये नेता सरकार बना है, तेरे टैक्स के पैसे से ये नेता मलाई खा रहा है, तो इस बात को समझ। और ये बात वो ये तो समझता है कि मेरे वोट से सरकार बनती है, उसे नोट की बात नहीं पता कि मैं टैक्स भी देता हूं, क्योंकि सारा इनडायरेक्ट टैक्स है मैक्सिमम। क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदते हैं बाजार के अंदर तो मान के चले 300 350 रुपए तो हमारे टैक्स में ही चले जाते हैं। 100 रुपए की चीज लेनी है तो उसमें 60-70% तो टैक्स में चला जाता है, 30% उसकी वैल्यू होती है वगैरह। वो आप और देख लेना, मेरी कोई गलती होगी तो इसमें। तो इतना टैक्स एक व्यक्ति को देना पड़ता है तब जाके उसे वो सामान मिलता है। तो इसलिए वोट और नोट का सिस्टम थोड़े से शब्दों में हमें जागरण के तौर पे लोगों को देना पड़ेगा कि हु आर यू। जब उसको ये समझ में आता है फिर वो इनके पीछे पड़ जाएंगे। अभी हमें अब अपना अधिकार, अपने गांव को चलाने का अधिकार हमें हर हालत से तुम्हें देना ही पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो बेटा तो वोट लेके दिखाना। ये परिभाषा वो सीखते ही सिस्टम समझ में आ जाए। तो ये छोटे से चीजों में मैंने इनको बताया है। इसी तरह से 73 के साथ साथ 74 अमेंडमेंट है। उसमें मैं अभिषेक जी, ये हमारा जो आप मोहल्ला सभा कह रहे थे, वो मोहल्ला सभा नहीं है, वो वार्ड सभा है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड है वो है वार्ड सभा। जो 243 के एस में ये दिया हुआ है वार्ड सभा। 243 क्योंकि इससे शुरू होता है पी से, और पी के बाद STUVXZW तक जाता है। और 243 डब्ल्यू में पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी दी हुई है। सेम है, उसमें कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं है, केवल ग्राम सभा की जगह वो वार्ड सभा है। और उस वार्ड का जो पार्षद है वो एक सरपंच के रूप में भूमिका निभाता है। और जो आपके मोहल्ले हैं या RWs हैं उनके जो मेंबर होते हैं वो पंचों का काम करते हैं, या प्रेसिडेंट होते हैं पंचों का काम करते हैं, तो उनकी एक कैबिनेट बन जाती है। और वार्ड सभा जो फैसला लेती है, जो काम उनको देती है पार्षद को और उसके RW के प्रेसिडेंट को, वो उन्हें करके देने होते हैं। उसी प्रकार से हर 3 महीने में उनकी भी सभा बैठती है और उन्हें भी टैक्स लगाने के अधिकार है, और साथ ही साथ उनको इन नेताओं से काम लेने के, जो छोटे लेवल पे हैं, काम लेने के अधिकार है। तो ये 74 अमेंडमेंट और उसके 18, 29 की बजाय शेड्यूल 12 में 18 अधिकार दिए हुए हैं। ये शेड्यूल बड़े क्लियर हैं इसके अंदर। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, आपके पास भेज भी दूंगा। ये पुस्तकों में शेड्यूल 12 के क्लियर हैं और ये शेड्यूल 11 के क्लियर हैं इस संविधान के अंदर। तो इनको बेसिक से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, किसी छोटी सी पुस्तक ले लीजिए, उस पुस्तक के अंदर शेड्यूल 11 और 12 के अंदर हमारे गांव के ग्राम सभा के 29 अधिकार और वार्ड सभा के 18 अधिकार। ये अधिकार बलवंत राय कमेटी, जो हमारी कमेटियां बनी थी, टावरी जी और भी अच्छी तरह से बता सकेंगे कि उन्होंने ये सारे देश का भ्रमण किया। इसकी शुरुआत कहां से हुई
कि भी 90 में जब राजीव गांधी जी बने, उनकी एक कहानी आपको आती है ना सबको, अगर यार मैं 100 रुपए भेजता हूँ, उसके 20-25 रुपए भी जो है नीचे गांव तक नहीं जाते, कौन खा जाता है, क्या हो जाता है। तो तब वहां पे हम उनसे मिले, कानून मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज जी थे। तो उन्होंने सारी स्टोरी का बखान किया कि ये 73 और 74 अमेंडमेंट पास कैसे हुए। बोला ये बिल्कुल मैंडेटरी थे, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं था, लेकिन लास्ट में जो छोटे भैया नेता थे, छोटी पार्टी को जो नेता थे, उन्होंने उधम मचा दी। और राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी 91 में, और 92 के अंदर जब ये पास हुआ तो उस वक्त नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उन्होंने हंसराज भारद्वाज को बुला के कहा कि आप कोई ऐसा लूप सिस्टम डालो इसमें कि भी ये नेता जो है ना फालतू बात, तो उन्होंने एक मे अथराइज, स्टेट गवर्नमेंट में अथराइज वर्ड डाल दिया। लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ एक वर्ड भी साथ दे दिया कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट हमारी लोकल गवर्नमेंट को सेल्फ गवर्नमेंट बनाएगी, इतने अधिकार तो उसको देने ही देने पड़ेंगे। यहां आके उस अनपढ़ नेताओं को ये बात समझ में नहीं आई, और हंसराज भारद्वाज जी अपना काम इस लैंग्वेज में कर गए जो मेरे सामने यहाँ हाथ में है। आप भी पढ़ सकते हैं, आप निकाल सकती हैं। तो ये मैंडेटरी है कि हर स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन को, विधान परिषद को ये कानून हर हालत से लागू करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मैं 3 बार इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं, खासकर हमारे बुद्धिजीवी। अब ये तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, वो जितना लागू करे ना करे। अरे भाई, आप पहले कानून पढ़ लो, आप कह लो मे अथराइज टू लोकल इंस्टीट्यूशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, मे अथराइज, हर हालत से उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून की भाषा में हमेशा में लिखा जाता है, वो पूरा शब्द दूसरा नहीं लिखते हैं। तो इसलिए कि उसे सेल्फ गवर्नमेंट बनानी ही पड़ेगी। और उसे फाइनेंशियली पावर बड़ी क्लियर इस कॉन्स्टिट्यूशन में दी है कि जब ये कानून बना और राष्ट्रपति के दस्तक हुए तो 1 साल के अंदर अंदर उन्हें कानून फाइनेंस का बनाना पड़ेगा कि इतने फाइनेंस की पावर हमारे गांव को दी जाती है और इतने शहर की म्यूनिसिपैलिटी को दी जाती है। फाइनेंस के साथ साथ उन्हें प्लानिंग की पावर भी दी जाती है, जिससे कि उनके काम ना रुके। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, पंचायती राज व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है। और ये भारत सरकार ने पास तो कर दिया, अगर भारत सरकार इसे लागू कर देती वहीं की वहीं उसी वक्त, जो लागू नहीं होने दिया तो उसी वक्त लागू हो जाता। अब फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे कुठाराघात करके बैठ गई और अलमारियों में ये फाइल बंद कर दी। वो 5-6 जो जो मतलब जो भी थे, उन्होंने अभी 20 लाख से संख्या ज्यादा होनी चाहिए, हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST का, हमारा वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, ये जो मैंडेट थे 5-6 ये पास कर दिए। और 2 जो मेन इंपॉर्टेंट थे, पैसा और प्लानिंग का, वो अपने पास रख लिए। इसी वजह से ये हमारे पंच सरपंच जो ने बेचारे हमेशा DC के चक्कर काटते रहते हैं और SPO के पास जाते रहते अपनी समस्याओं के बारे में, जबकि वो सारी समस्याओं समाधान उनके गांव की ग्राम सभा में हो सकता है। और प्लस जो DC के काम है, जहां एक केवल देखिए गजब की बात है, जो एक सेक्रेटरी है, ग्राम सचिव, आज मेरे हरियाणा के यह हालत और स्टेट का और देखेंगे, अभी निकल रहे हैं समाज के अंदर, कि कम से कम 7 से 8 गांव के सरपंचों की मीटिंग लेके उन्हें बाध्य करता है कि DC ने कहा ये काम कर। और वो मजबूरन, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर का पैसा खर्च किया होता है, दारू पिलाई होती है, बहुत खर्चा किया होता है, उसको कहते हैं यार किसी तरीके से जो बदमाश कहता है अपना कॉरम पूरा करो, और वो उसके कहने में आकर के वो गलत काम करते रहते हैं। और पहले दिन से ही ग्राम सचिव उसको फंसा लेता है कि अब तू सरपंच बोला ना, तेरे को साले डिसमिस कर दे, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। ये पावर है हमारे IAS की भी, मुकदमा दर्ज करने की या डिसमिस करने की। धारा 51C हमारे हरियाणा एक्ट की बनी हुई है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि भी 73वां दोनों में वार्ड का ग्राम सभा का फर्क है, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सेम है, और उन्हें काम करने की पूरी छूट है कि वो अपने सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से स्वतंत्रता के साथ, मजबूती साथ, सतर्कता के साथ अपना पारिवारिक सिस्टम बना के अपने देश को उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ाएं। ऐसी मैं आप सब दोस्तों से कामना करता हूं। और मैं, मेरे साथ जो भी भाई जुड़े हैं उनका समय में देख नहीं पा रहा हूं, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, उसी मुताबिक फिर मैं करूंगा। अभिषेक जी, ओवर टू यू। धन्यवाद
आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, आवाज आ रही, प्लीज। आ, हमारे बीच में कई वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, और उनमें मैं नाम लेता जाता हूँ। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, दीपक सिंह जी हैं। आ, इसके बाद सतना से जुड़े हुए हैं त्रिपाठी जी। एडवोकेट श्रीकांत जी जुड़े हुए हैं। अलका ईरानी जी जुड़ी हुई हैं। भाई कमलानंद जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी जुड़े हुए हैं। धीरज सिंह जी खतौत से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुभाष नालंगे, गोपाल प्रसाद जी, जीवन चंद्र उसेती जी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त डीजीपी मध्य प्रदेश शासन से भी जुड़े हुए हैं। और नबी खान जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ओमपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी जुड़े हुए हैं। राजीव कुमार जी यूएसए से जुड़े हुए हैं। राकेश चंद्रा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और दो साथियों के नाम नहीं आ रहे। वैभव सिंह जी जुड़े हुए हैं। संघर्ष जी जुड़े हुए हैं। संजीव शर्मा जी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश भारत जी भी जुड़े हुए हैं। उनका स्वागत है। वो बहुत मेहनत कर रहे थे, और उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। और मतलब वो हमारे मार्गदर्शक हैं। सुमेर सिंह राजावत जी जुड़े हुए हैं। सर्वोदय मंदिर नाम से साथी जुड़े हुए हैं। टेक्नो पार्क नाम से तुलसीदास मदास जी जुड़े हुए हैं। अहमदनगर से उषा शर्मा जी जुड़े हुए हैं। निशान अहमद खान जी जुड़े हुए हैं। आचार्य विजय कारेकर जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी जुड़े हुए हैं। और हमारे कुछ साथी एक दो हैं जिनके नाम नहीं आ रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके अभी 37-38 लोगों की उपस्थिति है। अब मैं सभी आपसे आप सभी से आग्रह करूंगा कि वो अपने हैंड रेज करें, और क्रमवार हम आपको मौका देंगे। जो विषय है, आर्टिकल, जो संविधान का जो वो है, आर्टिकल 243 और 243 जी, और जो संविधान में जो संशोधन हुए 73 और 74 अमेंडमेंट, और उसकी 11वीं और 12वीं अनुसूची, इससे संबंधित, और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम सचिव, इन सब विषयों से संबंधित ही प्रश्न पूछे। धन्यवाद। मेरा इतना ही कहना है। मैं नाम लेता हूँ, वो अपने प्रश्न पूछे। सबसे पहले प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। सभी के पास सभी प्रश्न के लिए 2 मिनट का टाइम मिलेगा, अधिकतम 2 मिनट। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, प्रोफेसर साहब जी। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थोड़ी आवाज खराब है आज। दिन में बताया था आपको। शर्मा जी का हमने वर्धा में भी सुना, काफी सारी चीजें थी। और आज और ज्यादा ध्यान से सुना तो समझ में आई। मेरे दो बेसिक सवाल हैं। पहला सवाल तो गांव की आज परिस्थिति को भी देखना पड़ेगा। जब गांव के अंदर आज 20% से ज्यादा लोग हैं ही नहीं। जितने भी लोग हैं बाहर जो निकले, वो या तो दूसरे शहर में बस गए या अपने गांव के आसपास के किसी भी छोटे शहर में बस गए। आधे से ज्यादा लोग तो जो है ना, आते हैं और राजनीति गांव में करते, सरपंच बन जाते, रहते भी नहीं है। ऐसी गांव की परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति कि गांव में दूध बहुत मुश्किल मिलता है। सुबह डेयरी वाले ले जाते हैं, 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक कहीं दूध नहीं मिलता। शराब के ठेके इतने हो गए हैं कि शराब आपको पूरी रात मिलती है। ऐसा परिवर्तन हमने वहां देखा है। तीसरी चीज, शिक्षा का। शिक्षा ही एक चीज थी गांव में जो लोगों को आगे बढ़ाती थी। वो शिक्षा जो है, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, हरियाणा में तो पहले ही कर चुके। लेकिन इसके साथ एक नई कल्चर डेवलप हो रही है कि इतने स्कूल बन गए हैं गांव में। दो दो तीन तीन पांच पांच गांवों के बीच में देखने को मिलेगा स्कूल लोगों ने खोल रखे हैं। और ज्यादातर वो लोग हैं जो गांव में पहले कभी स्कूल में कमरा बनवाने में भी कोई योगदान नहीं दिया। तो जिस गांव की परिस्थितियां आज हैं, वो ये है कि शिक्षा खत्म है, स्कूल बंद है, गरीब आदमी के बच्चे पढ़ नहीं सकते, प्राइवेट स्कूलों का कल्चर शुरू हो गया है। तीसरी चीज, न्याय की बात करते हैं। कानून तो सभी बने हुए। अभी रणबीर शर्मा जी ने बता दिया
डीजीपी साहब है एक हमारे, वहां से आए थे भोपाल से, मैथिली शरण गुप्त जी। तो इनके देखा ही होगा कि ऊपर से अगर फोन आ गया कि योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करना है, तो ये 2 मिनट में कर लेंगे। हमारे कौन से कानून से करेंगे वो इनको ही पता है। और अगर इनके ऊपर दबाव आ गया ऊपर से कि उनको तुरंत छोड़ा जाए, तो वो कोई भी कानून लगा के हमें छोड़ के घर पे छोड़ के जाएंगे। ये निर्भर करता है कि हम कितने मजबूत हैं। तो सभी तो इस लेवल के नहीं है, क्योंकि आईएएस आईपीएस रहे हैं तो नेचुरली कैडर में साथ रहे वो होंगे लोग, उनका अलग थोड़ा सा समाज में अभी इज्जत है। लेकिन हमारे जैसे तो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, पद से विमुक्त हो गए तो हम तो कोई भी गतिविधि करे पुलिस कभी भी कोई भी गिरफ्तार कर लेगा हमारे को, तो करते भी रहे पहले। तो ये थोड़ी सी हर आदमी के लिए काम करने की क्षमता नहीं है। तो जो, और इसमें मैं जोड़ दूं तावरी साहब का भी, मैं देहरादून भी गया था, हम 1 वीक का कैंप लगाया था वहां पे। और वहां पर भी एक चौहान साहब हैं जो गांव का पुनर्निर्माण की बात कर रहे थे कि अपने ही गांव में रहते, देहरादून में है और ऊपर उनका गांव है। तो उस पूरे गांव के अंदर जब देखने के लिए गए तो वहां 10 से 15 ही घर है उस गांव के अंदर, और ये भी कभी कभी जाते हैं वहां। तो गतिविधि कर लेते हैं, हम लोगों को ग्रुप में बता देते हैं, लेकिन सच्चाई जो है ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल विपरीत है। और इस विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें देखना होगा कि उसको ग्राम स्वराज की कैसे कल्पना करें। तीसरी एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत भारी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या जो है गांव से बाहर रहती है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज उस गांव स्तर के ऊपर गांव में जो रह रहे हैं उन पे अगर हम कोई काम करके चाहते हैं कोई बदलाव कर लेंगे, तो मुझे उस पर थोड़ा सा विश्वास कम है अभी। इस पे मैं रणबीर शर्मा जी से थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन चाहूंगा, क्योंकि मेरी भी बहुत इच्छा है, गांव में बहुत जा रहा हूँ आजकल मैं, रिटायरमेंट होने के बाद फ्रीक्वेंटली वहीं जाता हूँ। और मेरी तो इच्छा थी गांव में रहूं, लेकिन गांव की परिस्थितियां ही बिल्कुल ऐसी है कि वहां परमानेंट रहने से भी कोई बहुत बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना कम लगती है। जी, अभी से। आप, मैं बोलूं? हेलो। जी जी। अच्छा। जी जी, बोलिए। हाँ, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल जो प्रैक्टिकल पॉइंट हैं और जो प्रैक्टिकल हालात हैं वो उठाए। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं कि गांव में खासकर युवाओं का पलायन हो चुका है, चाहे वो किसी की वजह से वो पलायन हो चुका है। गांव में नंबर 2, शिक्षा जो स्कूलों में होती थी वो खत्म है और प्राइवेट स्कूल ज्यादा आ गए हैं, ये भी बात मैं उनकी समझता हूँ। तीसरी बात, प्रशासन की बात भी मैं उनसे सहमत हूं कि प्रशासन को, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, एसएचओ हो, उसको जो आदेश दे देती है सरकार, तो ये इनके इन पर कार्य, जिसकी गिरफ्तारी करनी है, जिसको छोड़ना है, वो अपना सिस्टम करती है। मैं तीनों बातों से सहमत हूं। अब मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन कर रहा हूं, काम करने की व्यवस्था। देखो प्रोफेसर साहब, आपने वर्तमान हालात बताए हैं, इन हालातों से हम सभी लोग वाकिफ हैं। मेरे हाथ में जब ये एक लाइन का पेपर आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो मैंने फौरी अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के, 5 साल पहले, नहीं तो मैं भी डीजी ही रिटायर होता, मेरे साथ के अभी डीजी भी हैं, तो इसलिए मैं पहले छोड़ के आ गया कि भी इस बेल्ट बांध ही करने देंगे और दूसरे लोग भी नहीं करने। तो इसलिए पहले नौकरी छोड़नी पड़ी, नंबर 1। आप रिटायर हो चुके हैं, नंबर 2। तो जो काम करने का स्कोप है, पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो 243 आर्टिकल है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और इसी तरह से ये एक्स तक है, और इसके बाद दूसरा जो 243 का आर्टिकल है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 73 74 के बारे में। तो एक बार अधूरे ज्ञान से हम कोई सवाल करते हैं तो उसमें थोड़ी सी वो बात आती है। तो इसलिए एक बार इसका, आप प्रोफेसर हो, पढ़े लिखे भाई हो, इंटेलेक्चुअल हो, तो एक बार इसको पढ़ो, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने भी सोचा भी काम कैसे करूंगा मैं।
तो फिर परमात्मा आपको शक्ति देता है, हिम्मत देता है। मैं गांव गांव निकला और हरियाणा के गांव में निकला, क्योंकि मेरी कर्मभूमि हरियाणा की थी। तो उन गांव के अंदर मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, करीब करीब मान के चलिए हमने 500 सवा 500 मीटिंग गांव की कवर करी, ये जानने के लिए कि हम सही लाइन पे हैं या गलत लाइन। गांव के हर आदमी ने, छोटे ने, बड़े ने, बूढ़े ने इस बात को गजब का सराहा कि सर ये अथॉरिटी गजब की है, आप हमें दो। हमने उन्हें वर्कशॉप करके उस बात को समझाया, और आज मैं प्रैक्टिकल उन गांव में दिखा सकता हूं। आप आओगे तो किस तरीके से जो निर्विरोध बना है, जिन्होंने सर्वसम्मति से भाईचारे से अपने सरपंच को चुना है, वो किस तरह से अपने गांव की समस्याओं को संभालते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट मैं करूंगा, आप अपना चार्ट इस गूगल से निकलवा लीजिए। जिस भी प्रदेश, मुझे शायद मैं हरियाणा से हैं या यूपी से, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, फिर भी मैं आपको दोबारा पूछ लूंगा कि जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हो, पहले अपने घर से काम करना पड़ेगा। घर से काम करते वक्त आप ये देख लिए कहां कहां पे निर्विरोध सरपंच हैं, उन गांव में जाइए, उनसे मिलिए, उनसे विजिट करिए। लेकिन फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले पूरा ज्ञान अध्ययन कर लीजिएगा और फिर उनको समझाइए कि यार ये पावर है तेरे पास, और इन पावरों के साथ तू अपने गांव में काम कर सकता है, करवा सकता है। इस ग्राम सचिव के चक्कर में मत पड़ो। तो वो, एक मिनट, तो वो अपने आराम से आपकी बात को समझेगा, क्योंकि उसको पावर मिलेगी, पंचों को पावर मिलेगी काम करने की, और डीसी से भिड़ने की पावर मिलेगी। अगर तू यार क्या हमें गुलाम बना रखा है तूने, जब ये मेरी पावर है, 29 अधिकार है, तू मुझे काम करने दे, तू बीच में क्यों रोड़ा अटका रहा है। वो कहेगा जी तो संविधान में दिया हुआ है, हम इसकी वो परवाह, भाई तू परवाह नहीं करता तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट का बोल। मतलब वहां पे आपके पास एक बहस करने का मुद्दा कि ये तो अब लागू होके ही रहेगा। जैसे जैसे तो और लोग आपके साथ इकट्ठे होंगे, और एक, क्योंकि लोग आजकल सिरों को गिनते हैं, किसके साथ कितने लोग हैं। जैसे ही भीड़ आपके साथ, क्योंकि दो चीजें, स्वार्थ और भय, जब आदमियों का स्वार्थ जुड़ता है तो पंच सरपंच और गांव के लोग आपके साथ आए, और भय उन्हें यह सदाएगा कि भी हमें ये 5 साल के लिए नौकरी मिली है और इसके बाद हमें कोई नहीं पूछेगा, अब जो काम कर सकते हैं गांव के भले के लिए वो करेंगे, लेकिन उनको छांटना पड़ेगा आप। इसलिए आप जिन गांव में सर्वसम्मति है, जैसे टावरी साहब कह रहे थे हम उत्तराखंड जा रहे हैं, अगर वहां सर्वसम्मति सही है तो लोग आपका साथ देंगे। लोग वो जो पलायन होके आए हैं, जब उन्हें पड़ेगा कि मेरे गांव दोबारा बस रहे हैं, वो लोग भी आएंगे। नंबर 2, जो शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया, फिर स्कूल में अच्छे टीचर गांव से ही मिल जाएंगे, वो शिक्षा भी ठीक होगी। और नंबर 3, मैं आपकी गाइडेंस के लिए बताता हूँ, जब मैंने 1983 में ज्वाइन करी सर्विस, तो मेरे भाई उस वक्त हम गांव में बगैर धक्का करे कोई जाया नहीं करते थे। हम सबसे पहले नंबरदार को बुलाते थे, नंबरदार के थ्रू सरपंच प्रधान को बुलाते थे, और गांव के 2-4 मोटे आदमियों को बुला के पूछते थे कि भाई हमने गांव में ऐसे ऐसे काम करना है, तो हम गांव में एंट्री करते थे। लेकिन ये तो जो सारा सिस्टम बिगड़ा, वो सारा 90-95 के बाद खराब हुआ नेताओं की वजह से और इनके ठोड़ों की वजह से। तो आप बेझिझक होके इस कानून को, इन अधिकारों को, 29 अधिकारों को और 18 अधिकारों को गांव और शहर में पढ़ें। पढ़ने के बाद अपना सिलेक्शन करें कि कहां पे मेरी बात सुनी जाएगी। आपको हमारी मदद की जरूरत है भाईचारे में, हम जहां कहेंगे वहीं आएंगे आपकी मदद के लिए, और इस व्यवस्था को, इस आजादी के आंदोलन को हर हालत से हम उठाएंगे और विजय जरूर होंगे, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े हैं, कानून हमारा साथ दे रहा है, और कानून के साथ जब हम जाएंगे, कोई डीसीएसपी हमें बोल नहीं सकता, क्योंकि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं करेंगे, जो संवैधानिक है वही बात करेंगे। आई होप कि आपके जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे। फिर भी कोई शक होगा तो मैं अलग से आपसे टेलीफोन करके आपसे ले लूंगा। अब दूसरे सवालों का इंतजार करते हैं। धन्यवाद। नहीं शर्मा जी, ये एक तो आपको क्लैरिफाई कर दूं, इतने दिन हम रहे लेकिन आप व्यस्त थे वहां पे, काफी जिम्मेवारी से आप काम कर रहे थे, तो अलग से चर्चा नहीं हो पाई। मैं भी आईआईटी से ही पढ़ा हूँ, दिल्ली आईआईटी से, और आईएएस आईपीएस पढ़ाई भी है, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग होता था, लेकिन हम आईएएस आईपीएस नहीं बनना चाहते थे। दूसरी आईआईटी वालों की थी कि विदेशों में यूएस के लेटर पे लेटर आते थे, और मेरे विचार से मेरे आदरणीय अलग से सुनो बात करने सुनो वाले। सुनो सुन लो, एक मिनट, आपके
तो हमने विदेश जाना भी उचित नहीं समझा, और आईआईटी में नौकरी मिलने के बावजूद मैंने छोड़ के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में मैंने प्रोफेसर की नौकरी ली, बाय बाय बताइए। चॉइस। हाँ, और गांव मेरा जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अटेली के पास है। आ गया मैं और आपके पास। हाँ, तो मेरे ब्रदर एमएलए भी रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम गांव में सियाने भीग गए, पूरा हम मैं लोग बहुत देख जल्दी रहे से हैं। आपके घर लेकिन आके चाय पीऊंगा मेरे आदरणीय भाई, बड़े भाई, मैं लेकिन आपकी चाय पीऊंगा। हाँ, लेकिन आज की परिस्थिति है तो उसको मैं काम किया कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रहा था। और औरों की भी बिल्कुल, समस्या हो सकती है जो मेरी थी। ऐसा मैं नहीं है वो आऊंगा, करना नहीं चाहते। ले आऊंगा। जी आप तो हमारे दिल धन्यवाद। दिल दिल हाँ, दिल में आ चुके हैं शर्मा जी। अब बाहर नहीं हो सकते आप। धन्यवाद। नंबर नंबर आपके पास आ जाएगा, अगर नहीं है, अगर है तो सीधे बात होगी अब। हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज जी से बोलूंगा, आपने हैंड रेज किया है, प्रश्न जो विषय है हमारे आज के कार्यक्रम का उसी पर करें। 1 से 2 मिनट, प्रेमानंद जी। धन्यवाद। आदरणीय प्रेमानंद जी। स्वागत, अभिनंदन। हमारे रणधीर शर्मा जी ने जो भी बात बताई हमको, अपने अनुभव ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इन्हीं इन्हीं जानकारियों को हमें जाकर बताने की जरूरत है। ये हमारी सोच है, क्योंकि अभी इन बातों को कोई नहीं जानता है। उस पर जो भी विवाद खड़े होंगे या अपवाद खड़े होंगे, उसका बाद में निष्कर्ष निकलेगा। हम सब लोग मिल करके तो करेंगे। मार्गदर्शन हमारे रणधीर शर्मा जी करेंगे। इन्होंने वादा किया था कि कहीं भी कोई भी दिक्कत किसी को आती रहे, हम लोग की पूरी योजना काम करेंगे। यही हमारा अपना सोचना है। अब उतनी दूर रायबरेली जिला वहां जा संभव नहीं है, तो काम करके बना करेंगे। पंचायती तरीके उनको अपने साथ लेकर के एक अच्छी योजना बना करके काम करेंगे, जिससे कि हमारा ग्राम स्वराज्य कायम हो। और अच्छे आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय हम। डॉक्टर दीपक सिंह जी। डॉक्टर हाँ, आदरणीय, जी। हेलो, जी जी। आदरणीय, हाँ, प्रेम जी, आपको सादर नमस्कार। और आपके जो आपने शब्द कहे, मैं उनसे बहुत तरह अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आप सहमत हैं इस बात से, लेकिन आपने 2 शब्दों की बात की, लोगों को जानकारी नहीं है। तभी तो अभिषेक भाई ने हमें बुलाया कि पहले अपने लाइक माइंडेड सहमत हैं उनको जूम पे बुलाएं। जवाब करेंगे 3। और फिर मेरे आदरणीय भाई जी, आप तो प्रेम की गंगा बहाते हैं। जहां कहोगे कानपुर, उत्तर प्रदेश में, हम छोटे बड़े भाई आपके पास आएंगे। और जहां हमें कहोगे वहीं दिल खोल के आपकी मदद करेंगे, सच्चाई को बयान करेंगे। और ये दोनों हथियार आपको थमा के जाएंगे कि लोग आपका साथ दें, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से आपके प्रदेश में काम किया जाएगा। ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर दीपक सिंह जी। जी जी सर, डॉक्टर। प्रणाम। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बढ़िया टॉक रहा, और प्रैक्टिकली आपने सब कुछ बता भी दिया। और मैं तो बस यही बोलूंगा कि आप आदेश दीजिए हम इसमें कैसे जुड़ें, क्या योगदान करें। और कुछ चीजें हम ऑलरेडी बनारस के पास, मिर्जापुर के पास कुछ हमने करना शुरू किया है। वो डायरेक्टली ग्राम स्वराज स्वावलंबन से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी इन चीजों से जो जुड़ा है। अब सवाल मेरा बस छोटा सा है। यहाँ दो पैरेलल व्यवस्था है। 1793 के परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो हमने जमीन को मॉनेटरी गेन्स के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया था, वो अभी तक आपको दिखाई दे रही है। और इंटरजनरेशनल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ के हिसाब से भी लैंड सिस्टम में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। और वो एक रूरल डिस्ट्रेस का कारण भी है, क्योंकि कई लोग फिर उसको मल्टीपल पोजीशंस के हिसाब से यूज करते हैं, और फिर
उसमें जमीन को माँ के कॉन्सेप्ट से बहुत दूर लेके जा चुके हैं। तो और एक तो ये है जमीन से रिलेटेड कि इस चीज को हम कैसे बैलेंस करेंगे, वो जो आइडियोलॉजिकल आप फिलोसफिकल आइडिया बोल रहे हैं वो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। दूसरा मेरा इसमें सवाल है, इससे जुड़ा ही हुआ है कि एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है जो वेस्ट में ट्रेडेड हैं, लोग पढ़ के आए हैं। जैसे मैं थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मैंने ईस्ट एशिया में ले लिया, थोड़ा यूएस में ले लिया। तो मेरे अंदर वो मैं वाली आ जाती है कि मैं इसको इन्फ्लुएंस करूंगा, मैं बताऊंगा वो सही होगा। तो ये ग्राम स्वराज अपने जगह अच्छा है, लेकिन ये पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड में आईएएस आईपीएस तो है ही है, उनका साथ देने के लिए बहुत सारे थिंक टैंक्स और दिल्ली में जो बैठे हुए हैं वो आप क्रिटिसिज्म अच्छे से वाकिफ है। तो मेरे ख्याल से मेरा बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि इस व्यवस्था, जो पैरेलल व्यवस्था इतनी विकृत रूप से मतलब कैंसर की तरह घुस गई है समाज में, उसको हम रिवाइव कैसे करेंगे। प्रैक्टिकली भी आप बता सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट से एग्जांपल बता सकते हैं या किसी और का भी। यही हम सुनना चाहेंगे और आदेश दीजिए आप, तो हम आपके साथ जुड़े इससे। थैंक यू सर। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आपने दो सवाल जो मैं समझ चुका हूँ कि गांव की जमीन से जुड़े हुए जो वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं, वो गांव की जमीन को खरीद के और कोई ना कोई दूसरे सिस्टम में उसको लेके आते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग में, कि वहां कोई और कोई बेफिजूल की चीजें लगाएंगे जो गांव से ज्यादा संबंधित नहीं होगी, या अपने इंटरेस्ट की कोई चीज वहां सेट कर देंगे। एक तो मैं ये समझ रहा हूँ। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था है और उसके जो मतलब चारों तरफ से हम घिर चुके हैं। मैंने पहले इस गैंग के बारे में बताया था, पहले मैं जमीन के बारे में बता दूं। गांव का जल जंगल जमीन, जो गांव की जमीन है उसके अंदर जो जंगल है और उसके अंदर जो पानी है, जल पानी जंगल और जमीन, एक गांव की जुरिडिक्शन होती है, हर एक गांव की। अभी इतना एरिया जो है ना गांव का है, वो ईयर मार्क होता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ, जो भी सरकार होगी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, नंबर वन। नंबर टू, जो मैं पावर की बात कर रहा हूं 73 अमेंडमेंट के अंदर, आप इसका सबसे पहला पॉइंट पढ़ोगे, ये देखिए मेरे हाथ में संविधान की पुस्तक है, सबसे पहला पॉइंट ही आपका एग्रीकल्चर लैंड के बारे में है। आप एक बार इसे खोल के 11th शेड्यूल को निकाल लो कॉन्स्टिट्यूशन में, पहला पॉइंट लैंड के बारे में है। ये गांव की पावर है, जुरिडिक्शन है कि वो अपनी जमीन को कैसे रखेगा। लेकिन ग्राम सभा पूरे लोगों की मदद के साथ, व्यक्तिवादी सिस्टम नहीं चलेगा कि मैं जो बात कह रहा हूं ठीक है। नो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों का सिस्टम आएगा। कोई महत्वाकांक्षा इसमें किसी की नहीं जा सकती। तो इसलिए हम भारत के लोग जब 2/3 बहुमत से गांव के लोग रेजुलेशन ग्राम सभा में पास कर देंगे कि हमारे गांव की जमीन को कोई हाथ नहीं लगा, तो किसी कीमत के ऊपर डीसी टू गवर्नमेंट को जाएगा, वो जमीन हथियाना, किसी कीमत के ऊपर भी प्राइवेट आदमी इसको एक्वायर नहीं कर सकता। हाँ, जो सरकारी लोग हैं, जैसे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट जो हमारे एनएचयूआई है, वो सड़क बनाने के लिए वो एक वर्ड लिखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई के लिए हम ये सड़क निकाल रहे हैं। वहां गांव के आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा कि भाई आपका पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है, मेरा गांव है, मेरी जमीन है, लेकिन इस हाईवे से आपके जो धनाढ्य लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका भला होगा, मेरे गरीब का, मेरे किसान का, उसका कोई भला होने वाला नहीं है। और आसपास के जो भी हाईवे अथॉरिटी के अंदर कम से कम भी जब वो एक लैंड एक्वायर करते हैं, तो मैंने अपने यहाँ देखा है कि कम से कम वो, जैसे हरियाणा के अंदर अगर कोई हाईवे बन रहा है तो उसको 100 से 200 गांव का एरिया कवर करते हैं वो, और एक आवाज में, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जमीन को औने पौने भाव से एक्वायर नहीं होने देना चाहता। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है जो सरकार के हाथ का पंजा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है।
तो इसलिए इस एक्ट को भी आप ग्राम सभाओं के रेजुलेशन से, उन 100 गांव का रेजुलेशन जाएगा। कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर सकती, कोई अथॉरिटी हिम्मत नहीं कर सकती कि 100 गांव का मुकाबला कर सकती। ये है जमीन के बारे में। इसलिए आप आगे बढ़ो मेरे दोस्त, मेरे दीपक। आप तो दीपक को भगवान ने नाम माने ऐसा रखा हुआ है। आप तो एक बार दीपक जलाओ, सब जगह इस रोशनी को आगे बढ़ाओ, और हम तन मन धन से बड़े भाई आप लोगों की मदद करेंगे। जहां कहोगे वहीं आएंगे, जिस गांव में बुलाओगे वहीं आएंगे आपके पास, और उस जमीन को अक्वायर होने से रुकवाएंगे। आप ये गलत कर रहे हैं, और ये कानून उनको दिखाएंगे कि भैया हमारी पावर है गांव की, हम अपने जल जंगल जमीन के मालिक हैं, आप हाथ नहीं लगा सकते। अगर गांव चाहेगा तो किसी कीमत के ऊपर भी वो उन्हें नहीं छेड़ पाएंगे। ये है कानूनी पहलू। नंबर 2, मैंने बताया पब्लिक प्रेशर। जब वो 100-200 गांव आपके साथ होंगे, क्योंकि सबका, मैंने बताया बगैर स्वार्थ के कोई नहीं जुड़ेगा। उन लोगों का भी स्वार्थ होगा, यार मेरी भी जा रही है जमीन, मेरी भी जा रही है, मेरे गांव की जा रही है, सब लोग आ जाएंगे। और भय उनको ये होगा कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि दो चीजें समाज में चलती हैं, स्वार्थ और भय। स्वार्थ के थ्री किसी का बड़ा होता है, किसी का अच्छा होता है। कोई भले के लिए स्वार्थ होता है, कोई नालायक अपने व्यक्तिगत के लिए करता है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो तो मारा जाता है, लेकिन जो बड़ा स्वार्थ सारी सबके लिए होता है उसमें लोग सफल होते हैं। तो आप सफल होगे, पूरा बड़ा सारा सिस्टम रखिए स्वार्थ का कि सबका भला करेंगे और सबकी जमीन को बचाएंगे। तो इसलिए कोई केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जब सब लोग चाहेंगे कि हमारी जमीन अक्वायर नहीं होगी तो नहीं होगी। नंबर 2, दूसरी पावर मैं बता देता हूं कि जो आप कह रहे हो कि भी हम इसे इस सिस्टम से कैसे निपटे, मैंने सिस्टम का बता दिया। सिस्टम के तो 4 मैंने बताया है। नेता, नेता और बुद्धिजीवी और पूंजीपति और इनके अपराधी, ये इतने बड़े चोर हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं चोर के पैर नहीं होते। मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं, मैंने बहुत नजदीक से इन गुंडों को देखा है, खासकर नेताओं को देखा है। जैसे वो हमारी गिरफ्त में फंसता है तो इस कदर से वो भागता है कि वो आपको ढूंढने नहीं मिलता। तो आप एक बार हिम्मत करो, लोगों को अपने साथ जोड़ो, क्योंकि आपका अपना स्वार्थ नहीं है, सबका स्वार्थ है। और फिर जहां बुलाओगे भैया, वहां मेरे छोटे, वहां आपकी मदद के लिए आएंगे, इन गुंडों से निपटने के लिए, और इस जो बीमारी समाज में छाई हुई है इसको निपटाने के लिए। आपको बताएंगे किस प्रकार का गुंडा है, वो नेता का गुंडा है, या किसी पूंजीपति का गुंडा है, या किसी अपराधी का गुंडा है। हम आपको सारी चीजों से निपटा हुआ है, हर एक के मुकदमों से निपटे हुए हैं। आप एक बार हमें समस्या बताना है कि अरे भाई हमें यहाँ समस्या आ रही है, मैं आपको टेलीफोन पे भी जवाब दूंगा, और मुझे आने की आप सलाह दोगे तो मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। ये मैं वायदा कर रहा हूँ। हर हालत से हम निपटेंगे, अपने देश को दोबारा इस बुरी व्यवस्था से आजाद कराएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राइट सर, थैंक यू सर। थैंक सर्वोदय यू। प्रशांत मिश्रा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते सर सादर प्रणाम करते हैं सर सभी को। सर आप जैसा जैसा बता रहे थे आदरणीय रणबीर सर, बिल्कुल हमारे आंख के सामने आज से 1 हफ्ते पहले का दृश्य सामने आता गया। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए मिश्रा जी। सर लगभग 1 महीने पहले हमने यहीं पे चर्चा किए थे मंच में, जिस समय उस समय बताया था कि हमने एक योजना बनाए थे पशु मुक्त सड़क की, कि जिसमें सड़कों से पूरे पशुओं को हटा करके, यहाँ छत्तीसगढ़ से हम एक्चुअल में छत्तीसगढ़ भिलाई से यहाँ पे पशुओं को रखने के लिए इंतजाम करना चाह रहे थे कि पूरे सड़कों से गाय कुत्ते वगैरह जितने भी जानवर हैं सबको उठा करके हम लोग एक जगह ले जाकर रखें, उनके शेड अलग अलग बना करके रखें, ताकि जो सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, और हमारे बच्चे की उम्र के 3 बच्चे भी खत्म हो गए हैं गाय से टकरा करके, तो उसके कारण और ज्यादा मन दुखी था। तो इसलिए ये एक प्रेरणा के रूप में हमने इसको लेकर के अभियान चलाए थे। इसमें हमारे साथ समस्या सर 2 आई। पहली समस्या यह है कि हम यहाँ पे जो गौ सेवा आयोग है यहाँ गए जाकर के पूरी चीजों को बताए और अपनी योजना पूरी रखे कि हम इस तरीके से इस कार्य को करना चाहते हैं। उन्होंने सर उस समय बता दिए कि हाँ जाइए आप कलेक्टर साहब से मिलिए, हम वहां पर पे रिफर कर दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास गए, वहां से हमारे को अभी तक के कोई रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब के पास बार बार गए हैं, 4 बार 5 बार जा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई मुलाकात का समय नहीं दिया गया, मतलब मिल ही नहीं रहे हैं। परसों के पेपर में यहाँ पे छप गया जो हमारी योजना है उसको मुख्यमंत्री महोदय
लागू करने के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरीके से आप योजना चालू करिए। लेकिन वो बजाय किसी संस्था को देने की या व्यक्ति को देने की, वो निगम के अधिकारियों को ही बात कर रहे हैं देने की, या दूसरे सरकारी अधिकारियों को। तो हमने उससे मतलब नहीं था। उसके बाद हम लोग बल्कि गए थे गांव में। गांव में गए, यहाँ के हमारा तो नगर निगम क्षेत्र में आता है। यहाँ कमिश्नर साहब से बात की, कमिश्नर साहब ओके किए, लेकिन महापौर जी ने सीधे सीधे मना कर दिया। बोले मैं यहाँ पर पे कोई जमीन लेने नहीं दूंगा, आप लोगों को किसी हालत में नहीं लेने दूंगा। मतलब हमने बोले सर आप खाली जो जानवर है गाय को ही रखने के लिए, आप गौ माता को कम से कम रखने के लिए जगह दे दीजिए, ताकि उनके लिए स्थान बन जाए। उन्होंने उसके लिए भी साफ इनकार कर दिया, और रिकॉर्डिंग वगैरह भी है उनकी हमारे पास में, जिस रफ्टोन में उन्होंने कहा हमसे। इसके बाद सर हम गए, यहाँ से कुछ दूरी पर गांव है जो पंचायत के अंतर्गत आता है। वहां के सरपंच महोदय के पास गए। सरपंच महोदय को बताया तो सरपंच जी सबसे पहले हमारे को एक ही बात बोले कि देखो भैया, आप आए हो, मेरे को अकेले मत समझाओ, मैं अपने साथ गांव के 4 लोगों को लेके बैठूंगा, आप इनके सामने बताइए, क्योंकि आप जो योजना बताएंगे उसमें मैं पूरे गांव की सहमति लूंगा। उनके गांव की पूरी सहमति, उनको सब बताया, तो उनको बहुत हमारी योजना बहुत काफी ज्यादा पसंद आई। क्योंकि हमने वहां पे जो ऐसे पशु, जो मतलब ऐसे मवेशी हों जो उपयोगी बिल्कुल नहीं थे दूध के नाम से, हमने उनसे उनको आवक का रास्ता बताया कि हम बोले इस तरीके से अपन यहाँ पे काम करेंगे और इससे अपन एक आवक तैयार करेंगे। वो बहुत ज्यादा इच्छुक हो गए थे। लेकिन वहां की जो सचिव आई, वो आकर के ऐसा डंगा डाल करके रखी है, न वो बात करने दे रही है, न वहां पर पे किसी तरीके से काम करने की सहमति दे रही है। मतलब वो पता नहीं क्यों पूरा मतलब घुमाए पड़ी हुई है, और बोलती बोले आप जाइए वहां जाकर के राज्य शासन से लेके आइए। जो आप बोलते गए, यही चीज सर बिल्कुल आंख के सामने हमारे घूमती चली गई। तो सर बस इस समस्या का थोड़ा सा समाधान चाहिए था सर, कि किस तरीके से हम ये कार्य को कर सकें ताकि लोगों की जान भी बच सके और गौ माता का उद्धार भी हो सके। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने बताया। हाँ, यस मिश्रा जी, आपका सवाल हो गया ना पूरा? ओके, हो गया सर, हो गया। थैंक यू मिश्रा जी। आपने जो समस्या बताई बिल्कुल बहुत ही स्टिक में बता रहा हूं। ग्राम जो सचिव है, हमें सरपंच को कानूनी तौर से ग्राम सचिव की परिभाषा अंग्रेजी में हिंदी में देनी पड़ेगी कि मेरे सरपंच भाई, ग्राम सचिव आपका मुंशी है, मुंशी, कि जो आप बोलेंगे वो काम करेगा और वो लिखेगा नोटबुक में। तो ग्राम प्रधान को यह बताने की जरूरत है सरपंच साहब को कि आपकी पावर क्या है। वो प्रेम जी पहले कह रहे थे ना कि ग्राम प्रधान को नहीं पता मेरी पावर क्या है, पंचों को नहीं पता मेरी पावर क्या है, ग्राम सभा को नहीं पता मेरी पावर क्या है इस कानून में, इस संविधान में। इसलिए तो मैं आईपीएस की नौकरी छोड़ के आप लोगों के बीच में बैठा हूं आदरणीय भाई जी। तो आप ग्राम प्रधान को ये ज्ञान दें जो अभी आपने डिस्कस किया मेरे से, मैंने आपसे डिस्कस किया। और उसको जैसे ही अपनी पावर को पता चलेगा तो वो हनुमान बन के गदा लेके उस ग्राम सचिव को भगाएगा अपने गांव से। मैं आपको वादा करता हूं, नहीं तो मुझे बताना, मैं आपके साथ आ जाऊं। और ग्राम सचिव दिखाई नहीं देगा वहां। नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी योजना का जैसे आपने डिस्कस किया, क्योंकि मैंने बताया कि सारा गांव जब साथ देगा, ग्राम सभा, और सबको आपकी बात अच्छी लगेगी, आखिर यार ये सारे गांव की भले के लिए कह रहा है कि हमारे जो पशु इधर उधर हो गए हैं ये उनका काम करेंगे। हर गांव में गौ चरान की जमीन होती है, थोड़ी है ज्यादा होती जरूर है ना सर, गोठान के नाम से है के यहाँ पे अंदर। वो, चारागाह, चारागाह के नाम से है, चारा जमीन। चारागाह के नाम से है, हमें जी गौचरान जी बोलते हैं हम हरियाणा में। जी जी। तो चारागाह के नाम से जमीन है, और उस जमीन का हक ग्राम सभा के पास होता है, किसको देनी है किसको नहीं देनी है कानूनी तौर से। नंबर 2, जी आपकी जो म्यूनिसिपल एरिया है, कमेटी एरिया है, वहां पे वार्ड सभा मैंने अभी बताया 74 के अंदर, 74वें संशोधन के अंदर जी ये अधिकार है कि जो आपका पार्षद है कि आप 10-12 मोहल्ले उसके अंदर हैं, कि भी हमने यहाँ जो आवारा पशु हैं या आवारा जानवर हैं जो हमारे बच्चों को नुकसान करते हैं, उसके लिए ये भाई आए हैं, हमें इनकी तन मन धन से मदद करनी चाहिए। जैसे ही वार्ड सभा उसको पास कर देती है तो वो सबसे पहले मेयर के पास जाएगा, मेयर के थ्रू डीसी को जाएगा, और फिर डीसी आपको मिलने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ पार्षद ने सूचना देनी है मेयर को और डिप्टी कमिश्नर को।
इसी तरह से सरपंच ने अपनी सूचना देनी है बीडीओ को और उनके डिप्टी कमिश्नर को। ग्राम सचिव से आप मुझसे ये उसको बताना पड़ेगा हिंदी में कि जो मैं कहता हूं वो मेरी नोटबुक में डाल, और ये हम रेजोल्यूशन पास करके दे रहे हैं, तूने जहां हमारी शिकायत करनी के पड़े हम उसकी मदद करेंगे। तो ना ग्राम सचिव बीच में आएगा मेरे अधीश, मेरे दोस्त, मेरे भाई, और ना ही कोई डिप्टी कमिश्नर को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर अपनी कुर्सी के चक्कर में सीएम से या दूसरे नेताओं से बात करता रहता है। जब गांव आपकी ग्राम सभाएं साथ होंगी और शहर की म्युनिसिपल एरिया की वार्ड सभाएं आपके साथ होंगी, आपकी योजना के साथ होंगी, ये आपकी कैपेबिलिटीज है कि आप उसे किस प्रकार से अपनी बात को समझाएंगे और उसे अपने साथ लेंगे कि हम आपकी ये काम आपके भले के लिए करना चाहते हैं। और इसमें मैं आपको 29 अधिकारों में एक क्लियर बता रहा हूं, जो पशुपालन का सिस्टम है वो आप 29 अधिकारों में पढ़े गांव के। पशुपालन का बहुत सिंपल सब्जेक्ट इसमें दे रखा है, मेरे यहाँ लाइट गई हुई है, इसमें पशुपालन दिया हुआ चौथे नंबर पे एनिमल। चौथा जो पॉइंट है इस संविधान की पुस्तक का 11वीं सूची का, उसमें एनिमल दिया हुआ है कि एनिमल पशुओं से संबंधित कोई भी काम है ग्राम सभा कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक अथराइज है। और भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और संविधान सर्वोच्च है, मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़े लिखे भाई। तो बेझिझक होकर अपना काम करो, हम सब लोग पूरी योजना बना के आपके साथ आएंगे। सब प्रदेशों के लोग वर्धा में इकट्ठे हुए थे, हम फिर एक बार 10 तारीख को 10 सितंबर को इकट्ठे हो रहे हैं सभी की सूचना के लिए। जो भाई इस संवैधानिक व्यवस्था में चलना चाहता है, लोगों को चलाना चाहता है, उसका वहां वर्कशॉप में स्वागत है। वहां हम पूरे 4 दिन की वर्कशॉप A to Z एक एक पॉइंट की इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, हल निकाल के आपको देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्यप्रकाश जी, आदरणीय सत्यप्रकाश जी, आप अपने को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। सत्यप्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है सत्यप्रकाश जी? आप एक सवाल पूछ लो अभिषेक जी, और अब बता दो सबको। जीवन चंद उत्पेती जी, आदरणीय जीवन चंद उत्पेती जी, हाँ जी सत्यप्रकाश जी। हाँ, बहुत अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और चर्चा हो रही है कि किस तरह से ग्राम सभा को मजबूत किया जाए और कैसे उसकी पावर होनी चाहिए। तो मैं एक उत्तराखंड के संदर्भ में भी चर्चा हो रही थी, तो उसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए मैं आपका ध्यान 5वीं अनुसूची की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अगर यदि हम 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आपका पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 लागू होता, तो मैं समझता हूँ कि ग्राम सभाओं को बहुत बड़ा लाभ होता और उनको पूरी पावर मिल जाती। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के 244(1) के अंतर्गत ये शेड्यूल 5 में जो रखे गए पर्वतीय क्षेत्र जिनको अनुसूचित जाति का माना गया था, उसमें हिमाचल वगैरह भी जितना संपन्न आज है वो भी उसी में है। तो ये कौन सी वजह है जिसकी वजह से कि आप ये उत्तराखंड को इन्होंने उत्तर प्रदेश से अलग करने के बाद 1972 के पश्चात इस अधिकार से वंचित किया? और क्या इस पर आप लोगों की क्या राय है? मैं माननीय शर्मा जी से भी भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये इस अगर यदि लागू हो जाता है ये पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, तो हमारा भूमि जल जंगल पर पहला अधिकार होगा। ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये इसके अंतर्गत पहला राइट है। दूसरा है खनिज संस्थाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं हम, हमारी कोई खनिज संपदा बाहर नहीं जा सकती है। ग्राम विकास योजना बना सकती है और बजट तय कर सकती है, बजट खुद तय करेंगे। शराब बिक्री, बाजार ठेके, खनन आदि को अनुमति या रोक लगाने का अधिकार उन्हीं के पास रहेगा। दोहरा फंड सिस्टम, ग्राम सभा को राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों से फंड मिलेगा। राज्य के ऊपर ग्राम सभा 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा सर्वोच्च निकाय मानी जाती है, यानी राज्य सरकार भी उसकी मंजूरी के बिना
कोई निर्णय नहीं ले सकती है। आप इसको क्यों नहीं लागू करवाते हैं उत्तराखंड में? मैं इस पर आपके प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, क्या इससे होगा प्लीज? थैंक यू। उप्रेती जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ये जो एरिया है हमारे उत्तराखंड के, पहाड़ी एरिया है या हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया है, और आपने जो अनुसूची बताई वो बिल्कुल सही है, हूबहू वही है जो बात आप कर रहे हैं। और जी आप ध्यान से एक बार बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। जी एक बार आप जो हमारा भारत का संविधान है उसकी जो सूचियां है 73वीं और 74वीं जो संशोधन है, जी जी। आप एक तो गांव का पढ़ लो, और उसके अंदर जो 29 अधिकार हैं वो पढ़ लो। उसमें भी जल हम्म जंगल की बात आई हुई है, और हम्म उसमें ये रेजुलेशन की बात आई हुई है जो आप बोल रहे हो अनुसूची 5 में। तो वो बात उसके अंदर ऑलरेडी आई हुई है, और वो जो पहाड़ी एरिया का क्षेत्र है वो उसमें अंदर आता है, उसके अंदर ऑलरेडी आता है। तो आप जब इस पावर को पढ़ेंगे, इस पावर को समझेंगे, कोई सवाल है तो मेरा नंबर अभिषेक भाई अभी आपके सबको बोल के दे देंगे कि भी मेरा ये मोबाइल नंबर है 94 160 3 56 56। जी जी 94 160 हो गया वो कोड नंबर, और 3 56 56 मेरा नंबर हो गया। तो जी इस जी। पे आप अलग से बात कर लेंगे। तो मैं जो नोटिफाइड एरिया आप बोल रहे हैं उसके और इस 73वें संशोधन की जो गहराई है वो आपको डिस्कस करके बता दूंगा। और आपको किसी सरकार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ये अधिकार ऑलरेडी नोटिफाइड है भारत के संविधान में। और ये नोटिफाइड एरिया मैं आपको ये भेज रहा हूं, मैंने कॉपी भेजी है अभिषेक के भाई के पास, तो वो आपको दे देगा। ये नोटिफाइड एरिया है ये वाला जो शेड्यूल ट्राइब और हम्म शेड्यूल का है। तो उस नोटिफाइड आपको ये एरिया, शेड्यूल 5 में आना चाहिए ना, शेड्यूल 5 में आना चाहिए ना, तो उसको रखा नहीं गया ना? अरे सुनिए क्यों नहीं सुनिए रखा? सुनिए, हाँ सुनिए उप्रेती जी, उसको 73वें सॉरी 73वें संशोधन में रख लिया है उन्होंने, और 29 अधिकारों में रख लिया है। तो फिर आप जब इसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो आपका वो अधिकार सुरक्षित है। और कोई केंद्र सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, आप अपने दबाव से अपने रेजुलेशन गांव के पास करके अपनी धन संपदा, जल जंगल जमीन है, उसके मालिक बने हुए हो और बने रहोगे जब तक ये सर संविधान की ताकत है। सर इसमें सर इसमें मैं सर निवेदन करूंगा। इसमें एक अंतर आ रहा है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अंतर ये आता है बजट का। बजट ऐसा है जो फिफ्थ शेड्यूल में आ जाता है, उसके अंदर जो बजट का पावर होता है और उसको एक्सपेंड करने का खर्च, मैंने अभी कहा ना आपको कि उसे राज्य सरकार भी नहीं बदल सकती है। क्यों? जो एडवाइजरी कमेटीज बनती हैं, दे आर मोस्ट पावरफुल एंड दे सेंड देयर बजट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट, और उसको गवर्नर, एंड गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। तो सर ऐसा है मान्यवर, मैं जो जब हम आपको एक प्रॉब्लम बता रहे हैं बहुत जो उलझी हुई है, मैं उत्तराखंड के लिए चिंतित हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो जो एक प्रॉब्लम है हमारे साथ 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा वहां की पब्लिक को मूल निवास की डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन में ये कहा गया है वो अनुसूचित क्षेत्र वो होगा जहां पर के लोग पिछड़े वर्ग हो, पिछड़े लोग हो, कल्चर उसका एक अपना हो, और वहां पर संसाधनों की कमी हो। देयर आर सो मेनी रीजन्स दिए थे उन्होंने, और राष्ट्रपति ने उसे 1995 में एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत जारी किया। और उसके बाद 1960 में फिर वो रिवाइज हुआ, और 12 में एक सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर गया। उस ऑर्डर में क्या नाम था मैं बता भी सकता हूँ आपको, नैनी सैनी वर्सेस उत्तराखंड राज्य। तो 12 या 10 में गया, तो 10 में इन्होंने ये प्रश्न इसी बात पर उठा दिया। इन्होंने उठा दिया कि भाई ये जो मूल निवास का जो चक्कर है, यहाँ जो रह रहे हैं लोग, जिनको हम पिछड़ा मान रहे हैं, अनुसूचित मान रहे हैं, ये लोग दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर अदर स्टेट। जो हिमाचल है वैसी उसी तरह के जो पहाड़ी क्षेत्रों की तरह हैं, ये इनको उसी में लाना चाहिए। तो इन्होंने साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, संविधान में ये ऑर्डर है, संविधान ये कहता है कि 1947 के बाद जो व्यक्ति जहां रहा है वहीं का मूल निवासी माना जाएगा। इट इज क्लियर। इन स्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट ने क्या किया उत्तराखंड की, और जब आई 2000 में, उसके बाद उन्होंने प्रदीप जैन वर्सेज स्टेट में उन्होंने एक केस को हाई कोर्ट में डाल दिया।
उत्तराखंड के, और उनको मैनिपुलेट करके उसमें ऑर्डर क्या कराया, उसमें ये करा दिया कि ये जो मूल निवास शब्द को ही अलग कर दो, अगर इसको हम इसमें झंझट करेंगे तो अवमानना होगी सुप्रीम कोर्ट की। तो उन्होंने क्या कर दिया, स्थायी निवास पैदा कर दिया। अब आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में मूल निवास नहीं आता है सर्टिफिकेट में, उसमें आता है स्थायी, स्थायी प्रमाण पत्र। ये इनकी, इन्होंने क्यों किया, इसका रीजन है इसका, इसलिए क्या, इनको उन्होंने अब क्या कर दिया, जो 1947 का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता था उसके हिसाब से इन्होंने उसको 1985 कर दिया, 1985 कर दिया। तो सर ये इसमें बहुत सी वो है, इट इज ए वेरी सीरियस सब्जेक्ट। उपस्थिति जी, सॉरी मैं टाइम नहीं मैं लूंगा, थोड़ा सॉरी सा सॉरी इसको करूंगा जी, अभी। उप्रेती आप जी, सॉरी। आप ये विषय को सवाल जो थोड़ा है ना, ये आप आपके मेरे अलग से बीच में बात आके करिए। इस पे आराम से डिस्कस ओके ओके ओके, सॉरी करेंगे। सॉरी सॉरी ये प्लीज। फोन पर बात करेंगे, ठीक। हाँ, मैं बहुत लंबा सवाल है, मैं अगला आराम से प्रश्न, आपको इसका हल दूंगा, जरूर दूंगा। जी जी, अगला प्रश्न भाई कमलानंद जी की तरफ से है। आदरणीय कमलानंद जी, आपने हैंड रेज बड़ा किया। बड़ा ज्ञानवर्धक चर्चा परिचर्चा ज्ञान शर्मा जी का रहा। शर्मा जी बहुत बड़े फाइटर है, इसलिए जरा आशा बढ़ जाती है। क्या अपन ये अभिषेक जी और सब लोग मिलकर ग्राम सभाओं के लिए सलाहकार सेवा, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो सलाह देने के बाद विकल्प को उतारना, नेतृत्वशाला के साथ जो धंधे बढ़ाने का धंधा ग्राम स्वराज के लिए, ऐसा शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भाई, शुरू कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। वर्धा आश्रम में अगर आप हो सके तो जरूर आइएगा। 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक ये सलाहकार सिस्टम बनाना है हमने, कि जो वॉलंटियर होंगे वो हर स्टेट में ग्राम सभाओं को सलाह देंगे कि तो आप शर्मा जी ऐसे। शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी एक मिनट, उसके लिए वर्धा वर्धा में मिलने की क्या जरूरत है? ये अपन अभी मिल ही रहे 30-40 लोग। अपन हाँ हाँ अभी अभिषेक जी है, आप है, और जो वॉलेंटियर्स हो, मैं आपके साथ में हूँ। हाँ हम हाँ चाहते हैं कि हम यहीं से लॉन्च कर दे कि पूरे भारत में जहां जहां हो, तो वो अभिषेक जी के नेतृत्वशाला में, माँ बाप में, ब्लॉक वगैरह में सलाह लेकर धंधे बढ़ाने का धंधा, जिससे ग्राम स्वराज हो, ये क्यों ना अपन अभी से लॉन्च कर दे। ये मेरा अनुरोध है, इसमें मिलने फिलने की क्या जरूरत है? मैं 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। आप अभिषेक भाई जो बड़े भाई कह रहे हैं हमारे आदरणीय रावरी जी, तो आप याद करके इसको पॉइंट को नोट कर लो। और जो जो भाई इसमें अपनी मदद देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सलाहकार समिति अपनी एक बना दो। और जो जहां काम कर रहे हैं उनको, जैसे उप्रेती जी को हमारी सलाह की जरूरत है, दीपक जी को हमारी जरूरत है, प्रेम जी को ने हमने बोलने की जरूरत है, उधर हमने अभी सारे भाइयों ने जो सवाल करे, यादव जी हमारे सीनियर प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने अपनी गांव की समस्या को बताया। तो जहां जहां सलाहकार समिति की जरूरत होगी, वो जाके उन गांव की आदरणीय बड़ों के आशीर्वाद से हम शुरू कर देंगे। आज से ही शुरू कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सहमत हूँ। और जहां मेरी ड्यूटी लगाओगे वहीं मैं पहुंच जाऊँ। जी, आपके और आदरणीय कमलानंद जी की और आदरणीय रणवीर सिंह जी की सहमति से आज से ये शुरू हो गई है। बिल्कुल, इसका लॉन्च हो गया है, फीता कट गया है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिषेक भाई, बहुत बढ़िया। वर्धा की कीप इट। मीटिंग की जो बात रही, मैं आग्रह करूंगा सत्य प्रकाश जी से। अभी सत्य प्रकाश जी ने हैंड रेस किया था, वो अभी नहीं है। सत्य प्रकाश जी आए और अपनी बात रखें। सत्य प्रकाश जी, आदरणीय सत्य प्रकाश जी, आदरणीय सत्य प्रकाश जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। मेरे को तो नमस्कार। रणवीर शर्मा जी से बहुत दिन से परिचय था, पर वर्धा में जब पहली बार सुना तो मैं तो रोमांचित हो गया कि, और जिस स्पिरिट से इन्होंने बात रखी, और जिस विश्वास के साथ और जिस समर्पण के साथ उस कोज के लिए समर्पित है, मैं बड़ा खुश हुआ। और आज भी मैं सुना, मतलब सचमुच ये एक रास्ता बनाएगा ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए, गांव के लोगों को मजबूत करने के लिए, गांव के लोगों का स्वाभिमान जगाने के लिए, है ना। मुझे तो बहुत आशा लग रही है। और जो अभी कमल चावरी जी ने जो बात कही कि भाई एक सलाहकार समिति वो बने,
और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़े, है ना, उसमें जाके उसकी मदद की जाए। अगर कुछ जगह भी हमने इस काम को मजबूती से कर दिया तो देश में एक लहर चल पड़ेगी, है ना, कि ये है सच्चे नेता, ये है इस देश के असली शहीदों के वंशज, है ना। जो आप आज कमी होगी उसकी एक लहर चल पड़ेगी, और उससे एक बड़ी आशा की किरण नजर आ रही है। और मुझे विश्वास है शर्मा जी के, कमल टावर जी के नेतृत्व में और भी कई लोग हैं उसमें, देवेंद्र बलाल भी अच्छी भूमिका निभा सकता है, वो भी लगातार लड़ ही रहा है। और भी कई मित्र हैं, उसको जोड़ेंगे साथ में तो मिलके एक पूरा ये मूवमेंट चलेगा। और जैसे इसके ऊपर मेरी जो भूमिका होगी मैं उसको जरूर निभाऊंगा। धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश भाई जी, आपने जो आशा हम पे जगाई है और आपका जो सिस्टम आपने हमें व्यवस्थापक का दिया है, हम तहे दिल से आभारी हैं, धन्यवादी हैं। आप सबने हमें मिलाया और अपनी कुर्बानी दी सबके लिए। भगवान के दया से हम वो भूल नहीं सकते कि आपने किस तरीके से हम सबकी सेवा करी। एक बड़े होने के नाते वी आर हाईली हाईली ग्रेटफुल। और आपने जो आशा हम पे रखी है और अभिषेक भाई ने जो अभी योजना बनाई है कि आज से हम इसको लागू कर रहे हैं, तो जहां जहां भी सलाहकार समिति की जरूरत पड़ेगी, हर हालत से हम, चाहे हमें कोई कुर्बानी देना पड़े, उस गांव में, उस शहर में, या उस जगह पे जंगल में, जहां भी लेके जाएंगे वहां पहुंचेंगे और उन भाइयों की मदद करेंगे इस व्यवस्था को, इस बदलने के लिए और इस नई हमारी ग्राम सभा स्वराज्य की व्यवस्था को लागू करने के लिए। इसी आशा के साथ हम जरूर पूरी उतरेंगे। सत्य प्रकाश, आप भरोसा रखो भाई, हम जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, मैं इसमें एक दो बातें जोड़ना चाहूंगा। सत्य प्रकाश जी ने पिछले 2 दिनों में वहां की सारी चादरें धोई हैं और अभी हाँ, भी वो वृद्धा आश्रम में बैठे हुए हैं। 16 तारीख को मीटिंग थी और वो 10 तारीख को पहुंच गए थे और वहाँ की सारी व्यवस्था संभालते रहे। और अभी यस। भी जो कार्यक्रम का खर्चा 1.5 पौने 2 लाख रुपए हुआ, उसमें से 40,000 रुपए का शॉर्ट फल पड़ रहा है, तो उसको जुटाने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ वहाँ की सफाई कल निकलेंगे। हम लोग 4 दिन में 15 का है। जो दूसरी सत्य प्रकाश जी की इस तरह की सत्य प्रकाश जी का इस तरह से शोषण होता है तो हम इस मीटिंग का बायकॉट करते हैं। ये नहीं नहीं, कोई इस शोषण क्या नहीं, कोई शोषण नहीं, मेरा आनंद है ये, मेरा आनंद है और मेरे जीवन का लक्ष्य ये है। और प्रेम से जो सहयोग करे अच्छी बात है, नहीं तो मैं कोई मित्र है उनसे जुटाऊंगा, उसमें क्या बात है। पर किसी पे कोई चिंता ना दबाव करना, नहीं, बिल्कुल अगर भी। कोई अन्य तो कर देंगे। सब मिलके परिवार विधि से काम करेंगे और इतना बड़ा काम होगा कि लोग कल्पना जी। नहीं कर सकते। अभी तक जो निराशा है उसको आशा में बदले। और कोई शोषण नहीं है मेरा, बिल्कुल भी। मुझे तो आनंद है, मेरे इसके बिना मैं जी नहीं सकता भाई। लेकिन सत्य प्रकाश जी, हमें बहुत खराब लग रहा है क्योंकि हम दूर बैठे हुए हैं, 1,000 किलोमीटर दूर, और ये सब कोई चीजें बात हम नहीं। बस ज्यादा कुछ ठीक है, बोलने की इसमें स्थिति में। परिवार जैसे मैं तो मैं देखिए, मैंने क्या है ना, विचार आचार और साधन तीनों चाहिए। अगर लंबे समय तक लड़ना है, लंबे समय तक काम करना है, तो तीनों की व्यवस्था बननी चाहिए, है ना। विचार जैसे ग्राम स्वराज्य का, अब मान लो कोई मित्र जाएंगे कहीं, जाएंगे, हर एक के पास तो साधन नहीं होते ना जाने आने के। अब जो योग्य मित्र है उसमें भूमिका निभा सकते हैं। अगर उनको किराया टिकट बनवाना पड़े कुछ, तो उसका एक फंड भी होना चाहिए अपने पास, कुछ मित्रों के जी पास वो जी, फंड, जिससे कि निश्चित होकर वो अपनी भूमिका निभा ये सके। सारी व्यवस्था होगी, ये सारी हाँ, व्यवस्था की जाएगी। अभी थोड़ा सा अपने को हम लोग व्यवस्थित करते हैं और सारी व्यवस्था हो जाएगी, बस स्वतः हो बस जाएगी। बस बस। मैं अंत में, क्योंकि अब कोई प्रश्न नहीं लेंगे, 10 बज चुका है, हमारा 9:45 तक का ही समय है, 15 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं अभिषेक जी, हमारे मेरा एक सबसे छोटा सा प्रश्न है। नहीं नहीं, मैं आपको ही बुला रहा था। सबसे जो वयोवृद्ध हमारे साथी हैं, डॉक्टर राजा राम यादव जी, ब्रिगेडियर साहब, तो वो आए और अपने धन्यवाद ज्ञापन के साथ और जो भी उनका विषय है वो रखते हुए एक सभा का विसर्जन करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक तो सत्य प्रकाश जी ने जो अच्छी तरह व्यवस्था की है उसका भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन रणबीर सिंह जी का तो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, डिस्कस किया है। वो 2 बार डिस्कस किया है और बिल्कुल ही क्लियर है हमें तो
पर उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए छोटा क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं, एक छोटी सी क्वेरी है जो जो प्रोफेसर योगेंद्र जी ने डिस्कस की है। हमारी सबकी जनरली वही व्यवस्था है कि हम गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं, लेकिन गांव से रिश्ता है, तो हमारी वोट भी वहां ट्रांसफर हो गई है, तो लीगली तो हम उस ग्राम सभा के मेंबर नहीं हैं। पर मेरे साथ 20-30 साथी बहुत से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं उस गांव के, वो हम जाते हैं। और हमने एक जो आप सलाहकार समिति बनाई है, हमने उसके भी 5-6 आदमी लेके, और ये सब आदमी जो उसी गांव के हैं, ज्यादातर कोई बाहर का भी हो सकता है, हमने उस पंचायत से, ग्राम सभा से वो लिस्ट देके कि भाई हम एडवाइजरी एक्सपर्ट के रूप में इस गांव में काम करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने आगे अप्रूव करवाई है। तो हम प्रैक्टिकली ऐसे हो गए हैं कि हम उस गांव में जिस तरह का काम चाहें, गांव वालों को सबको साथ लेके ग्राम सभा की इजाजत से उस गांव में जो जो भी डिस्कस किया, ये गौशाला का डिस्कस किया और भी काम डिस्कस किया, उसमें उन बाहर से मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है प्रोफेसर की, उसमें रह गए वो आदमी अभी ज्यादातर सब शहर में निकल गए, वो आदमी अभी इस तरह का काम लेने में ज्यादा सक्षम नहीं है, तो उनको भी सक्षम बनाना ये लीगली ठीक है या नहीं, ये मैं रणवीर सिंह जी से पूछना चाह रहा था। ये तो वो बाद में बोल देंगे। अभी मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी आपने मेरे कोई जिम्मेवारी दे दी, और उन्होंने वहां भी और यहाँ भी बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, ये नया टॉपिक है, अभी सब गाँव में को पता भी नहीं है, और इसको इस तरह से लगाने का जो कार्यक्रम किया है, आप लोगों को सबको भी जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टॉक के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। राजाराम भाई को सादर नमस्कार। आपने जो क्यूरी डाली है, जो लोग गांव से पलायन कर गए हैं और आप सलाहकार समिति के मेंबर होने के नाते उन गांव वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अगर मैं सही सवाल समझा हूं तो। बिल्कुल यही है। ओके, तो मेरे भाई आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, एक सलाहकार समिति के नाते या इंचार्ज के नाते, चेयरमैन के नाते, आप गांव की ग्राम सभा की इजाजत के साथ, एक बार आपको ग्राम सभा की इजाजत मिल गई तो मतलब समझिए कि आपको विधायी पावर, कानूनी पावर मिल गई इस संविधान के मुताबिक, और इस जो कानून हम डिस्कस करें उसके मुताबिक। आपको शेड्यूल जो है उसके अंदर क्लियर कट दिया हुआ है ग्राम सभाओं के बारे में, उनके जो अधिकार हैं, मैंने पेपर पे डाले थे, मैं दोबारा आपके पास पर्सनली डाल दूंगा। उन अधिकारों में ये गांव की समस्याएं आती हैं कि गांव में अगर किसी वजह से पलायन कर गया है, किसी रोग की वजह से या किसी और दुविधा की वजह से, तो ग्राम सभा बिल्कुल अपने लोगों को वापस बुला के, और खासकर आप जैसे जो सलाहकार समिति लोग, उनकी मदद लेके उनको दोबारा गांव में ला सकते हैं और अपना भाईचारे को आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल कानून के दायरे में है। धन्यवाद। हेलो, हाँ सर, बात नमस्कार जी। और जी 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 कुछ कह रहे हैं आप? हेलो जी जी बोलिए। जी सादर प्रणाम सर। हेलो हेलो जी सादर हो प्रणाम गया। सर। जी सादर हेलो, प्रणाम सर। जी देखिए, सादर सादर प्रणाम सर। प्रणाम ठीक है, प्रणाम। ठीक ठीक है, सर अब मैं समय हो चुका है। जो भी है वो व्यक्तिगत तौर पे फोन पर बात हो सकती है। इसको हम लोग कार्यक्रम को खत्म करेंगे, और आदरणीय श्री रणवीर शर्मा जी का नंबर चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग ले सकते हैं और सीधे बात कर सकते हैं। इसमें बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर के अब ज्यादा दिन शेष नहीं है, और जो अभी प्रक्रिया एक समझ में आई वो ये है कि ग्राम सभा से परमिशन लेकर ग्राम सभा सलाहकार सेवा उस गांव में कानूनी तौर पर काम कर सकती है। और क्योंकि अभी 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं की बैठक, जो साल में 4 ग्राम सभाओं की बैठकें एक वैधानिक हैं, जो कि दिशा निर्देश है हमारे कानून में, तो अब आने वाला जो 2 अक्टूबर है, उस 2 अक्टूबर तक हम एक लोग लक्ष्य बनाते हैं कि कुछ 1,000 गांव में इस तरह के रेजोल्यूशन पास कराएंगे
कि हमारे साथियों द्वारा बनाई गई ग्राम सभा सलाहकार सेवा जो है, उनके ग्राम सभा के लिए सलाहकार सेवा के तौर पर काम करेगी। और फिर ये एक संवैधानिक वैधानिक तरीके से ये काम जो होगा वो गांव गांव में चालू होगा। 1,000 गांवों से वो सफर चालू होकर वो 2,000, 5,000 और देश में कुछ 2.5 लाख, 2.25 लाख ग्राम पंचायतें हैं, वहां तक जाने का एक सिलसिला शुरू होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग 2 अक्टूबर से शुरू करें तो कैसा रहेगा, मैं आदरणीय रणवीर शर्मा जी से और हमारे कमल टावरी जी से और सत्य प्रकाश जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए होमवर्क भी करना पड़ेगा। 1,000 गांवों तक पहुंचने का हमें टाइम भी चाहिए, कम से कम 60 दिन लगेगा। तो उसमें अभी हमारे पास है 60 दिन, इसमें किया जा सकता है। हेलो। बिल्कुल अभिषेक हेलो भाई, सर। आप सही बोलना हेलो। तैयार हैं। आप इसमें जोरदार तरीके से लगिए और हम सब आपका साथ देंगे। 2 अक्टूबर से उस दिन सभी ग्राम सभाओं की मीटिंग होनी मैंडेटरी है, कानूनी है। तो इसलिए वो उनको आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसी दिन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन गांवों की लिस्ट ले लेंगे जो सबसे ज्यादा समस्याओं से संबंधित होंगे, उन गांवों को लेकर के, और वहां से 2 अक्टूबर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी सहमति आपके साथ है और आशा करता हूं कि सभी लोगों की सहमति होगी और हम जोरदार तरीके से इस काम को आगे करेंगे। हेलो। हेलो क- सर। हेलो। हेलो। सर जी बोलिए। हाँ सर, आईजी महोदय को नमस्कार जी। हेलो। बोलिए बोलिए जी। हाँ सर, एक मेरा प्रश्न था, गांव की पृष्ठभूमि से ही संबंधित है, तो उसके संबंध में मैं थोड़ा आईजी महोदय से चाहूंगा कि वो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। अरे तो सर, बोलिए जो सर। 1947 के बाद में जो लोग इंडिया आ गए, पाकिस्तान छोड़ के, तो ऐसे काफी लोग हैं गांव के अंदर रहने वाले, गांव के आमजन, जिनका कोई जमीन का रिकॉर्ड है, और संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो अनऑफिशियली तो बोलते हैं कि आपका रिकॉर्ड है, और ऑफिशियली उनका रिकॉर्ड उनको नहीं देते। तो इस विषय पे थोड़ा मैं चाहूंगा कि आईजी महोदय प्रकाश डालें। सतीश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हरियाणा सरसा से हैं, आप सबके नॉलेज के लिए, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं ये। इनका सवाल अच्छा। बड़ा सही है। देखिए, ग्राम सभा के पास सतीश जी पावर है वहां की वोटर लिस्ट में होना। तो वो जी। उस गांव का सदस्य है, उस ग्राम सभा का सदस्य है। ग्राम सभा का सदस्य होते हुए वो ग्राम सभा की जो विधायिका पावर है, कानूनी पावर है, उनका सहारा ले सकता है और एक रेजुलेशन पलवा सकता है कि मैं इस गांव का नागरिक हूं, चाहे मैं पाकिस्तान से आऊं। ऐसे हमारे लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान से आए और हमारे गांव में वो सेटल हो रहे हैं। वहां से उसका हक हकूक जो भी है वो पूरा डिटेल में मिलेगा। बाकी बात, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया हमारी जूम मीटिंग का, आप मेरे से जी जी पर्सनली टेलीफोन पर बात कर लेना जी। और व्यक्तिगत तौर से मैं आपको वो एक एक चीज का ज्ञान दे दूंगा। धन्यवाद। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आप ये सभी। अभिषेक जी 2 अक्टूबर वाला सुझाव बहुत अच्छा लगा। और जैसे हमारी वर्धा की मीटिंग थी, एक उसका सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट था कि हम पूरे भारत से थे, चाहे हम 100 सवा 100 लोग थे, लेकिन थे पूरे भारत से। तो इसकी एक कमेटी बना के और इस पे काम शुरू करते हैं, और मेरा भी पूरा इसमें वो रहेगा, आप जहां भी चाहेंगे जी उसमें जी रख लीजिए। अदरवाइज जी संविधान की बात तो बड़ी वो कच्ची रह जाती है। पूरी लोकसभा के अंदर सारे संविधान की किताब लेके वहां हो रहे थे, उसके बावजूद भी जो है 170 एमपी को जो है लोकसभा से निकाल के बाहर फेंक दिया। ये परिस्थितियां तो प्रैक्टिकल आज हैं, है ना। हम लेकिन हमें इसको बदलना है, ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाओ, चाहे उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। ये मेरा सुझाव था। जी जी जी। जी। बिल्कुल वैसा ही होगा। इसको लेकर आज से ही काम शुरू करते हैं। और अब समय हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल का अखिलेश जी एक विषय जो। मिनट। अखिलेश जी जी एक मिनट। जी जी। कल से ही इस काम को ग्राम सभाओं में घूम घूम करके हम लोग शुरू करेंगे। कल से हमारा अभियान चालू हो जाएगा। अपने कानपुर जिले की जितने भी ग्राम सभाएं हैं, उनका पूरा डाटा तैयार करके हमको 2 अक्टूबर को यहाँ पर अपनी बैठकें करनी है।
और सभी लोग इसी तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम करें, तभी हमारा अभियान सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, बहुत धन्यवाद रणवीर शर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमारे साथियों का आपका मनोबल बढ़ गया है। बहुत अब इसको बहुत जमीन पे धन्यवाद इतने उतारते सारे हैं दोस्तों से आप सभी को। कल हमारे बहुत बहुत सेनापति धन्यवाद। हैं रणवीर सिंह जी, शुभ सेनापति सभी जी रात्रि। हैं को रणवीर शर्मा जी। सभी को जय हिंद। जय हिंद, जय जय हिंद, हिंद। जय भारत।